प्यारे बच्चों, मैं टीपी श्रीवास्तव आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल मैथ्स फोरम में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिस्काउंट। बच्चों, ये भी प्रॉफिट लॉस का एक पार्ट होता है। अब ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं मिक्स क्वेश्चन भी आते हैं, जिसमें आपको प्रॉफिट लॉस भी रहता है, डिस्काउंट भी रहता है। तो प्रॉफिट लॉस जिसमें प्योर प्रॉफिट लॉस होता है वो मैंने आपको पीछे 8 सीरीज में बताया। अब जो मैं आपको आगे जो बताने जा रहा हूँ वो डिस्काउंट भी इसमें शामिल हो जाता है। तो बच्चों, डिस्काउंट में कुछ टर्म्स होते हैं। जैसे हम बात करें, एक इसमें टर्म्स आता है मार्क्स प्राइस। तो बच्चों, जो मार्क्स प्राइस होता है इसमें, तो किसे कहते हैं? तो बच्चों, आप देखते हैं कि जब हम कोई सामान परचेज करने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वस्तु में एक दाम कुछ लिखा रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं? मार्क्स प्राइस कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई कोलगेट का खरीदा, तो आपने देखा होगा उसमें एक दाम लिखा रहता है MRP, उसी को हम मार्क्स प्राइस कहते हैं। अब बच्चों, उसमें छूट दी जाती है। अब डिपेंड करता है छूट कितनी दी गई, 10%, 20%, 30%, 12.5%, कुछ भी हो सकता है। तो बच्चों, सबसे पहले तो हमने ये सीखा कि मार्क्स प्राइस किसे कहते हैं। तो मार्क्स प्राइस वो दाम होता है जो किसी वस्तु पर अंकित होता है, प्रिंटेड होता है। तो MP अगर हम शब्द यूज करते हैं MP, तो MP का मतलब होता है मार्क प्राइस। इसको हिंदी में बोलते हैं अंकित मूल्य। अंकित मूल्य। इसको हम मार्क प्राइस बोलते हैं। अब बच्चों, इसके बाद हम देखते हैं डिस्काउंट आता है इसमें। तो अब इसके बाद डिस्काउंट परसेंट आता है इसमें। तो अब हम यहां से निकालेंगे डिस्काउंट परसेंट, और डिस्काउंट परसेंट बराबर होता है डिस्काउंट इंटू 100 डिवाइडेड बाई मार्क प्राइस। अब इसके बाद हमारा आता है सेलिंग प्राइस आता है। सेलिंग प्राइस बराबर होता है मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट डिवाइडेड बाई 100। या यहां से हम कह सकते हैं कि जो हमारा सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन बनता है वो बनता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट डिवाइडेड बाई 100। ये कुछ टर्म्स हैं जो हम यूज करते हैं यहाँ पर। तो आपने देखा कि यहाँ पर आपका जो मार्क प्राइस आ रहा है और जो सेलिंग प्राइस आ रहा है, यहाँ से सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस का जो रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट डिवाइडेड बाई 100। अब बच्चों, आपने देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है कि जो दुकानदार होता है वस्तु का दाम बढ़ा देता है और घटा भी देता है। तो बच्चों, बढ़ाएगा यानी हम उसको बोलते हैं मार्क्सअप, और घटा देगा, दाम घटा भी सकता है बढ़ा भी सकता है। तो अगर बढ़ाता है यानी इंक्रीज कैसे करता है, अब इस चीज को हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे आपने देखा, मैंने मार्क प्राइस बताया। मार्क प्राइस माने होता है वो दाम जो किसी वस्तु के मूल्य पर लिखा रहता है, जो किसी वस्तु पर लिखा रहता है। डिस्काउंट परसेंट आपने देख लिया। सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो कैसे हम निकालते हैं, ये चीजें आपने देख लिया यहाँ से। अब बच्चों, हम इसको समझते हैं कि कैसे ये चीजें हम लोग इसको क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, एक वस्तु है, उसने खरीदा मान लीजिए 500 रुपए। अब उसने उसका दाम बढ़ा दिया, और दाम बढ़ाया उसको हम बोलते हैं मार्क्सअप। मार्क्सअप मान लीजिए उसने कर दिया 20%, दाम उसने बढ़ा दिया। तो बच्चों, इसका जो मार्क प्राइस होगा वो कितना होगा? आपने देखा खरीदा कितने में, 500 रुपए में खरीदा उसने। खरीदने के बाद उसने उसका दाम कितना बढ़ा दिया, 20% दाम उसने बढ़ा दिया, यानी उसका दाम मार्क्सअप करना, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मार्क्सअप। उसका दाम बढ़ा दिया। अब बच्चों, उसने जो 20% दाम उसने बढ़ा दिया, तो अब उसके बाद जब दाम बढ़ाने के बाद जो मूल्य मिलेगा उसको हम क्या बोलते हैं, MRP माने मैक्सिमम उसका रिटेल प्राइस जो बनेगा, यानी जिसको हम MP बोलते हैं, मार्क्स प्राइस बोलते हैं। तो अब बच्चों देखिए कैसे बनेगा यहाँ से। तो अब एक तरीका ये है कि हम डायरेक्ट, इसने 20% इंक्रीज किया तो हम सीधे इसको ऐसे लिख सकते हैं 500 रुपए का 120%, और ये आ जाएगा इसका 600 रुपए।
एक तो हम इस तरह से परसेंटेज में, इसको हमने प्रॉफिट लॉस में भी पढ़ा है, तो आप देखेंगे कि अगर हम इसको डायरेक्ट निकालेंगे तो 500 रुपए का 120% होगा। मैं आपको यहाँ पर इस तरह से क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आगे जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको कभी इस तरह से यूज करूंगा, कभी फ्रैक्शन मेथड का यूज करूंगा, तो आप सभी तरीकों को आपको समझना होगा कि कभी मैं इसको जब यूज करूंगा तो आपको समझ में आना चाहिए डायरेक्ट हमें बढ़ा दिया, कभी कभी हम फ्रैक्शन लेकर के इसको बढ़ाते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू निकाल करके भी इसको बढ़ाते हैं, तो दोनों तरीके आपको समझ में आना चाहिए। एक तरीका तो मैंने ये बताया, अब दूसरा तरीका कैसे मैं बताऊंगा इसको, दूसरा तरीका कैसे निकालूंगा। आपने देखा कि जो सीपी है हमारा, सीपी है हमारा 500 रुपए, सीपी हमारा 500 रुपए, और हमने इसका मार्क्स का कितना कर दिया, एक तरीका तो आपने सीख ही लिया। अब मैं दूसरे तरीके से इसको जाता हूं। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां से इस 20% की वैल्यू निकालूंगा। इस 20% की जो वैल्यू होगी वो होगी 1/5, यानी ये सीपी को डिनोट करेगा, ये सीपी को डिनोट करेगा, और ये इंक्रीज को डिनोट करेगा। यानी अगर मेरा दाम 5 रुपया है तो उसमें मैं 1 रुपया दाम बढ़ा दूंगा, तो मेरा जो सेलिंग, जो मेरा मार्क्स प्राइस बनेगा, जो मेरा मार्क्स प्राइस बनेगा वो बनेगा 500 रुपए का 6/5, और 5 से सीधे कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और ये आ जाएगा मेरा 600 रुपए। तो बच्चों आपने देखा कि मैंने इसके दो तरीके बताया। मार्क्सअप करने का मतलब किसी चीज का दाम बढ़ा देना, और जब दाम बढ़ाया गया तो मैंने दो तरीके बताया, एक आपको डायरेक्ट तरीका बताया, और दूसरा तरीका मैंने आपको बताया कि हम फ्रैक्शन मेथड से उसको किस प्रकार से बढ़ाएंगे। तो ये आपने दोनों तरीका सीख लिया, क्योंकि ये आएगा बार बार शब्द आता है मार्क्सअप। तो मार्क्सअप का मतलब किसी चीज का दाम बढ़ा देना। फ्रैक्शन मेथड से बताया मैंने, और आपको मैंने डायरेक्ट मेथड से बताया। तो आपने सीख लिया कि सीपी से अगर वो मार्क्सअप करता है, यानी मार्क प्राइस निकालता है, तो हम कैसे उसको निकालते हैं। अब बच्चों आता है डिस्काउंट, तो अब छूट दिया जाता है हमेशा किस पर दिया जाएगा, मार्क प्राइस पर दिया जाएगा। अब हम इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि कोई सामान है, उसका अंकित मूल्य मान लेते हैं 500 रुपए, 500 रुपए उसका अंकित मूल्य, इस पर उसने छूट दिया यानी डिस्काउंट दिया, और वो मान लीजिए 20% का उसने छूट दिया। तो अब बच्चों इसका जो सेलिंग प्राइस होगा, अब इसका जो सेलिंग प्राइस होगा, आपको मैंने बताया दो तरीके बताया यहां से, कि एक आप पर 100% से निकाल सकते हैं, और एक आप निकाल सकते हैं यहां से डायरेक्ट परसेंटेज मेथड से। मैंने आपको मार्क्सअप के बारे में बताया था। अब हम यहां से डायरेक्ट इसका सेलिंग प्राइस निकालेंगे, तो यहां पर भी मैं आपको दो तरीके बताने जा रहा हूं कि हम दो तरीके से कैसे इसको निकालते हैं। आपने देखा कि मैंने आपको मार्क्सअप बताया, मार्क्सअप के केस में मैंने आपको परसेंटेज मेथड बताया और आपको फ्रैक्शन मेथड बताया। अब इसी तरह से मैं सेलिंग प्राइस, मार्क्स प्राइस से सेलिंग प्राइस में हम कैसे जाएंगे, उसके भी दो तरीके हैं, एक डायरेक्ट परसेंटेज मेथड है और एक आपका फ्रैक्शन मेथड है। तो हम इन दोनों तरीकों को सीखेंगे, क्योंकि हम हमेशा कभी उसको यूज करते हैं, कभी उसको यूज करते हैं, हमको जिस प्रकार से सहूलियत होती है हम उस प्रकार से उसको चेंज कर लेते हैं। अब आप जरा देखिए, ये जो मूल्य है इस पर इसने 20% की छूट दे दिया, यानी जो हमारा सेलिंग प्राइस होगा, जो हमारा सेलिंग प्राइस होगा वो मार्क्स प्राइस का कितना परसेंट होगा, 80% होगा। हमारा मूल्य है 500 रुपए, ये पूरा 100% दाम हुआ, और इस पर हमने छूट कितने दे दिया, 20% की हमने इसमें छूट दे दिया, यानी हमने मार्क्स प्राइस की कौन सी वैल्यू लिया, 80% वैल्यू लिया। तो अब हमारा जो सेलिंग प्राइस बनेगा, जो हमारा सेलिंग प्राइस बनेगा वो बनेगा 500 रुपए का 80%, और 500 का 80% कितना हो जाएगा, ये 400 रुपए। तो बच्चों आपने देखा, ये मैंने आपको परसेंटेज का डायरेक्ट मेथड बता दिया। परसेंटेज है, आपने जैसे प्रॉफिट लॉस में आपने पढ़ा था कि कोई चीज हानि पर बेची जाती है। डिस्काउंट माने क्या होता है, कम करके दाम बेचना। तो उसने 20% कम लिया, जितना दाम अंकित था उस पर 20% कम लिया, यानी उसने कितनी वैल्यू लिया, 80% वैल्यू लिया। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा सेलिंग प्राइस होगा वो मार्क्स प्राइस का 80% यानी कितना हो जाएगा, 400 रुपए होगा। एक ये तरीका हो गया, परसेंटेज मेथड हो गया। अब इसको हम फ्रैक्शन मेथड से बच्चों कैसे निकालते हैं, इस चीज को भी हम देखते हैं। अब जरा देखिए, 20% की हम फ्रैक्शनल वैल्यू निकाल लेंगे। फ्रैक्शनल वैल्यू 20% डिस्काउंट का मतलब होता है, यहां से
डिस्काउंट यहाँ पर 20% और 20% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू हो गई 1/5। ये नीचे वाली वैल्यू डिनोट करता है मार्क प्राइस को और ये डिनोट करता है आपका डिस्काउंट को डिनोट करता है। यानी अगर मेरा 5 रुपए का सामान है, 1 रुपए की छूट दूंगा, यानी उसको कितने बेच दूंगा, 4 रुपए बेच दूंगा। तो मेरा सेलिंग प्राइस क्या बना यहाँ से, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस। 5 रुपए का सामान है, 1 रुपए का छूट दूंगा, यानी इसको बेचूंगा 4/5 में बेचूंगा। और बच्चों मेरा जो सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस है, यहाँ पर मार्क प्राइस कितना है, यहाँ से 500 रुपए है, तो मैं यहाँ पर इसको मार्क प्राइस के सामने रखूंगा। ये आ गया आपका 5 रेशियो बराबर 500, तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 4 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 4 × 100, यानी कितना आ जाएगा, ये 400 रुपए आएगा। इस तरह से मैंने आपको ये बताया कि अगर हम फ्रैक्शनल मेथड को यूज करेंगे तो हम इस तरह से उसको सेलिंग प्राइस को निकाल सकते हैं। एक मैंने आपको डायरेक्ट मेथड बताया और एक आपको फ्रैक्शन मेथड बताया। इन दोनों का मैं एप्लीकेशन करूंगा, दोनों अप्लाई करूंगा जब सवालों को बनाऊंगा। तो मैंने आपको 2 चीजें बताया। एक तो बताया कि मार्क्सअप जब करेंगे यानी इंक्रीज करना होता है, मार्क्सअप माने इंक्रीज कर देना, जो उसका वास्तविक दाम है उसको इंक्रीज कर देना। इसी तरह से मैंने आपको बताया सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट देने के बाद हम सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं। एक मैंने आपको परसेंटेज मेथड बताया और एक मैंने आपको बताया आपको फ्रैक्शन मेथड बताया। अब सपोज दैट आपको सेलिंग प्राइस दिया हो और आपसे पूछता है मार्क्स प्राइस क्या हो। जैसे मान लीजिए आपने एक आर्टिकल को बेच दिया और आपने बेच दिया 960 रुपए में बेच दिया। उसका मार्क्स प्राइस कुछ था, हमको नहीं पता कितना था, और आपने छूट कितना दिया था, छूट हमने मान लिया यहाँ से 20% का आपने छूट दे दिया। एक वस्तु है, उसका कुछ अंकित मूल्य है जो कि हमें नहीं पता है, उस पर हमने छूट दे दिया। कितने की छूट दे दिया, 20% की हमने छूट दे दिया, और छूट देने के बाद हमने उसको 960 रुपए में बेच दिया। तो पूछेगा बताओ इसका मार्क्स प्राइस कितना था। तो बच्चों अब आप जरा देखेंगे, यहां से आपने देखा कि मार्क प्राइस में आपने छूट कितनी दिया, मार्क प्राइस में आपने छूट दिया 20%, यानी आपने मार्क प्राइस की कौन सी वैल्यू लिया, 80% वैल्यू आपने मार्क प्राइस की लिया। और 80% वैल्यू कितनी है, 960 रुपए। हमको इसकी पूरी वैल्यू निकालना है, यानी हमको कितनी परसेंट वैल्यू निकालना है, इसकी 100% वैल्यू हमको इसकी निकालना है। तो अब हम इसको देखिए डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, 80% बराबर 960 रुपए, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100% बराबर हो जाएगा 960 डिवाइडेड बाई 80 और इंटू 100। और इस तरह से आप देखेंगे 8 × 8 8 दूनी 16, और ये आ जाएगा आपका 1200 रुपए। ये बच्चों आ गया इसका मार्क प्राइस, यानी जिस सामान को हमने 960 रुपए में बेचा था उसका एक्चुअल मार्क प्राइस कितना था, 1200 रुपए। तो आपने देखा कि हमने सेलिंग प्राइस से मार्क्स प्राइस कैसे निकाला, एक तरीका परसेंटेज मेथड। अब बच्चों इसी को हम फ्रैक्शन मेथड से कैसे निकालेंगे, इस चीज को भी हम देखते हैं। अब जरा देखिए, यहां से आपने देखा कि यहाँ पर उसने छूट दिया 20% की, और 20% यहाँ डिस्काउंट उसने दिया, डिस्काउंट परसेंट है उसका 20%, और 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/5। बच्चों जब डिस्काउंट दिया जाता है तो नीचे वाली वैल्यू हमेशा मार्क प्राइस को डिनोट करेगी, ऊपर वाली वैल्यू किसको डिनोट करेगी, डिस्काउंट को डिनोट करेगी। यानी अगर मेरा 5 रुपए का सामान है, 1 रुपए का छूट लूंगा, तो मेरा एसपी और मार्क प्राइस का रेशियो क्या बनेगा बच्चों, 4/5 बनेगा। 5 रुपए का सामान है, 1 रुपए की छूट दूंगा, यानी बेचूंगा कितने में, 4 रुपए में, तो मेरा एसपी और एमपी का रेशियो क्या बन जाएगा, 4/5 बन जाएगा। और मुझको दिया क्या गया है, सेलिंग प्राइस, तो मैं सेलिंग प्राइस के सामने लिखूंगा 4 रेशियो बराबर 960, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, किया जाएगा आपका 240। तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 × 240, और 24 पंचे होता है 120, यानी ये आ जाएगा आपका 1200 रुपए। तो आपने इस तरह से देखा कि मैंने फ्रैक्शन मेथड से भी आपको मार्क प्राइस निकालना बता दिया कि मार्क प्राइस हम फ्रैक्शन मेथड से कैसे निकालेंगे, और जब हम परसेंटेज मेथड से निकालेंगे तो उसको किस तरह से अप्लाई करेंगे। तो ये चीजें आपको सीखना बहुत जरूरी। जैसे आपने देखा था, मैंने आपको जब प्रॉफिट लॉस बताया था तो मैंने इसको
जब हम प्रॉफिट लेते थे तो मोर देन 100 जाते थे, लॉस पर बेचते थे तो 100 से नीचे जाते थे। मैंने आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था, समझाया था। वही चीज यहाँ पर भी है कि जब हम कोई चीज छूट दे करके बेचते हैं, छूट माने क्या होता है, एक तरह से हम कुछ कम करके देते हैं, एक तरह से लॉस करके देते हैं। तो लॉस के केस में क्या होता है, हम 100 से नीचे चले जाते हैं। और मार्क्सअप क्या होता है कि जो हमारी कॉस्ट प्राइस होती है हम उससे दाम ऊपर बढ़ा देते हैं, यानी हम प्रॉफिट ले रहे हैं एक तरह से। प्रॉफिट के केस में आपने देखा था मैंने 100 से ऊपर उसमें प्लस कर दिया था, लॉस के केस में क्या किया था, मैंने माइनस कर दिया था। वही चीज यहाँ पर भी हो रहा है। यहाँ पर हम छूट पर किस पर देंगे, मार्क्स प्राइस पर देंगे। मार्क्सअप किस पर करेंगे, कॉस्ट प्राइस पर मार्क्सअप करेंगे। तो आपने देखा मैंने आपको 2-3 चीजें यहाँ से बताया, इसका बेसिक बताया कि ये चीजें आपको हम कैसे अप्लाई करेंगे सवालों को। तो ये चीजें आपकी बहुत ज्यादा जरूरी है, जब हम सवालों को लगाएं तो ये चीजें हमारे दिमाग में होना चाहिए। अब जैसे आपने देखा कि मैंने सेलिंग प्राइस दिया, आपसे मार्क्स प्राइस यहाँ से पूछ लिया। अब इसी तरह से आपसे डिस्काउंट परसेंट पूछता है। अब देखो डिस्काउंट परसेंट हम कैसे निकालते हैं यहाँ से। जैसे मान लीजिए आपके पास एक कोई सामान है और उसका मार्क प्राइस मान लीजिए 800 रुपए है और इसको बेच दिया गया 600 रुपए में बेच दिया। तो पूछेगा बताइए उसने कै परसेंट का डिस्काउंट दिया, यानी आपसे डिस्काउंट परसेंट पूछ लिया कि बताइए आप डिस्काउंट परसेंट कितना होगा। तो आप देख रहे हैं इसको मुजवानी निकालने का भी तरीका है। आप मुजवानी निकाल सकते हैं, लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। जैसे आपने देखा मैंने आपको बताया कि डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन मार्क्स प्राइस, यानी डिस्काउंट जो होता है हमेशा मार्क्स प्राइस पर हम कैलकुलेट करते हैं। 800 रुपए उसमें अंकित दाम था, बेचा कितने में हमने, 600 रुपए में, यानी डिस्काउंट कितने का दिया, 200 रुपए का। तो ये जो 200 रुपया है ये 800 रुपए का कौन सा हिस्सा है, 1/4। 200 रुपया हमने जो छूट दिया ये मार्क्स प्राइस का कौन सा हिस्सा है, तो ये 1/4 हुआ। और 1/4 छूट देने का मतलब होता है कि 25%, 1/4 वैल्यू किसकी कितना परसेंट होती है, 25%। यानी जो हमने छूट दिया वो कितना दे दिया, 25%। तो कोई जरूरी नहीं है कि हम चीजों को लगा करके ही निकालें। हम ऐसे जब सीखते चले जाते हैं तो बहुत सारी ऐसी वैल्यू होती है जिसमें हमें पेन लगाने की आवश्यकता नहीं होती। और यही छोटी छोटी चीजें आपका जो समय होता है परीक्षा के समय में बहुत चीजें बचाता है, जब हम हैबिचुअल हो जाते हैं उस तरह से लगाने की। अदरवाइज हमेशा हमारी आदत पड़ी रहती है कि हम हर चीज को कैलकुलेट करके जब निकालते हैं तभी हमारा समय क्या होता है, सवालों को लगाने में ज्यादा लग जाता है और हम विद इन टाइम, गिवन टाइम में उतने सवाल नहीं लगा पाते जितना कि हमें आवश्यकता होती। तो जितना हम टर्म्स को कट करेंगे उतना ही फास्ट हम सवालों को लगा पाएंगे और हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे। और ये कब होगा, एक दिन में नहीं होगा, जब आप इसे अपनी आदत में डालेंगे तभी इसमें इंप्रूवमेंट आएगा आपका। तो आप जैसे यहाँ से देखिए डिस्काउंट परसेंट बराबर होता है डिस्काउंट इंटू 100। तो डिस्काउंट कितने रुपए का हुआ, यहाँ पर 200 रुपए का उसने छूट दे दिया, 200 गुणे 100 और इसका मार्क प्राइस कितना है 800 रुपए। तो ये आ गया 800, 2 चौके 8 और हमने इसको यहाँ से काट दिया और ये वैल्यू आ गई आपकी 25%। तो आपने देखा कि डिस्काउंट परसेंट, ये फार्मूला भी मैं आपको बता चुका हूं, डिस्काउंट परसेंट बराबर होता है डिस्काउंट इंटू 100 डिवाइडेड बाई मार्क प्राइस। तो बच्चों ये थी कुछ बेसिक चीजें जो मैंने आपको बताया, इनको मैं सवालों में यूज करूंगा। मार्क प्राइस दिया है, सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे डिस्काउंट के बाद। अब बच्चों आपका जो डिस्काउंट होता है वो 2 तरह का डिस्काउंट होता है, एक होता है सिंगल डिस्काउंट और एक होता है आपका सक्सेसिव डिस्काउंट। आज हम जो पढ़ेंगे वो सिंगल डिस्काउंट पढ़ेंगे। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सिंगल डिस्काउंट। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो जा रहे हैं सिंगल डिस्काउंट। सिंगल डिस्काउंट और दूसरा जो डिस्काउंट होता है वो सक्सेसिव डिस्काउंट होता है। ये पहला हो गया, दूसरा होता है आपका सक्सेसिव डिस्काउंट, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। आज चूंकि जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं सिंगल डिस्काउंट। बाकी के जो क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको सक्सेसिव डिस्काउंट के मिलेंगे। सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट आफ्टर डिस्काउंट, दैट इज कॉल्ड सक्सेसिव डिस्काउंट। तो बच्चों आज हम चलते हैं सिंगल डिस्काउंट का पहला सवाल लेकर के चलते हैं। थ्योरी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लेते हैं इसका पहला सवाल, लेते हैं सिंगल डिस्काउंट का।
बच्चों पहला सवाल है इसका, एक विक्रेता अपने सामान की कीमत क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है और नगद सामान लेने पर 12.5% की छूट देता है। तो बताइए विक्रेता का लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब बच्चों इसको मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा, फ्रैक्शन मेथड से बताऊंगा, 100 से भी लेकर के बताऊंगा, जितनी चीजें हो सकती हैं आपको देखना है कि हमें किस तरह से ज्यादा हमारा समय बच सकता है और हमारे दिमाग में जितने ज्यादा से ज्यादा विचार होंगे हम सवालों को उतने ही जल्दी से निकाल पाते हैं, क्योंकि हमारे माइंड में तुरंत बातें स्ट्राइक कर जाती हैं कि सवाल को हमें किस तरह से जाना है। अब इसने कहा कि एक विक्रेता अपने सामान की कीमत 25% अधिक अंकित करता है, यानी मार्क्सअप कर देता है। ट्रेड्समैन मार्क्स अप हिज गुड्स 25% above फ्रॉम द कॉस्ट प्राइस। मैंने आपको बताया था कि जब कोई दुकानदार अपने सामान को मार्क्सअप करता है यानी दाम को क्या करता है, बढ़ा देता है। बढ़ाने का मतलब ये वो 25% बढ़ाया, 25% का मतलब होता है 1/4, यानी अगर 4 रुपए का सामान होगा तो उसमें दाम कितना अंकित करेगा, 5 रुपए अंकित कर देगा। अब हमको उसका सीपी नहीं बताया कि उसका सीपी कितना था। तो अगर हम मान लेते हैं कि हमने मान लिया यहां से आपसे पूछा है विक्रेता का लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो बच्चों अब अगर हमने मान लिया यहां से कि सीपी बराबर ये हो गया, यहां से सीपी को हमने सीपी मान लिया कि उसका जो दाम था सीपी था। अब इसका दाम उसने बढ़ाया कितना, इंक्रीज कितना किया, इसका दाम कितना इंक्रीज किया, 25% इंक्रीज किया। 25% का मतलब होता है 1/4, यानी अगर 4 रुपए का सामान है 1 रुपए इंक्रीज कर देगा तो इसका जो मार्क्स प्राइस हो जाएगा वो हो जाएगा 5/4। ये क्या निकल गया है, मार्क्स प्राइस आया। दुकानदार ने जितने में खरीदा था, खरीद वाला मूल्य हमने क्या मान लिया, सीपी है। इस दाम को उसने बढ़ाया, 25% इंक्रीज किया। 25% इंक्रीज करने का मतलब अगर 4 रुपए का सामान है 1 रुपए बढ़ा देगा, यानी कितना हो जाएगा, 5/4। तो बच्चों ये जो वैल्यू आ गई उस सामान का क्या आ गया, ये अंकित मूल्य आ गया। अब इस पर वो छूट भी दे रहा है। अब वो छूट कितना दे रहा है, 12.5% की छूट दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। यहां से डिस्काउंट परसेंट है आपका, यहां से डिस्काउंट परसेंट 12.5% की आप फ्रैक्शनल वैल्यू जानते हैं 1/8 होता है। ये मार्क प्राइस है और ये डिस्काउंट को डिनोट करेगा। यानी अगर 8 रुपए का सामान है, 1 रुपए की उसमें छूट देगा तो बेचेगा कितने में, 7/8 में उसको बेच देगा। यानी अब ये तो मार्क प्राइस था, अब हम इसका सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 रुपए के सामान में 1 रुपए की छूट देगा, यानी कितना आ जाएगा, 7/8 आ जाएगा। और ये है क्या, इसका सेलिंग प्राइस है। यहाँ से ये हमने डायरेक्ट इसका सेलिंग प्राइस निकाल दिया। अब बच्चों आप देखेंगे कि अगर मैं यहाँ से इस सीपी को इधर ले जाऊं या एसपी को इधर ले आऊं, तो अगर मैं यहाँ से एसपी को नीचे ले आता हूं, यहाँ से CP/SP, तो ये वैल्यू पलट के उधर चली जाएंगी। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि मैं SP/CP डायरेक्ट लिख सकता हूं, SP/CP, ये CP इसके नीचे चला जाएगा। तो बच्चों आपको देख रहे हैं कि 7 पंजे 35 और 8 चौके 32, यानी CP के सामने कितना मिला, 32 रुपए, और SP के सामने कितना मिल गया, यहाँ से 35 रुपए। यानी जिस सामान को मैंने खरीदा उसका CP कितना है, 32 रुपए, और उसको मैं बेच कितने में रहा हूँ, 35 रुपए में। दैट मीन्स आई एम गेटिंग प्रॉफिट। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे लाभ हो रहा है, और लाभ कितने रुपए का हो रहा है, आप यहाँ से देख सकते हैं 32 रुपए की कॉस्ट है, 35 रुपए बेच रहा हूँ, यानी 3 रुपए का मुझे प्रॉफिट हो रहा है। तो अब मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ कि मेरा प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट यानी 3 रुपए गुणे 100, और CP कितना है मेरा, 32 है, यहाँ से तो 32 आ गया यहाँ से। अब इसको काट दूंगा, 4 अट्ठे 32, और यहाँ से आ जाएगा 25, यानी 25 दिया 75 आ गया, यहाँ से 8 आ गया। कैलकुलेट कर लूंगा यहाँ से, 8 9 72, 9 सही 3/8% का मेरा क्या हो गया, यहाँ से प्रॉफिट आ गया। तो आपने देखा कि मैंने यहाँ से CP को CP मान लिया कि माना उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, CP था, उसने उसका दाम 25% बढ़ा दिया, यानी जो उसका अंकित मूल्य है 25% ऊपर है। तो आप देख रहे हैं 25% का मतलब होता है अगर 4 रुपए का सामान है 1 रुपए दाम बढ़ा देंगे, यानी कितना हो जाएगा, 5/4।
तो बच्चों ये क्या आ गया, उसका मार्क प्राइस आ गया। ये क्या आ गया, उसका मार्क प्राइस। अब बच्चों हम छूट, इसके बाद उसने क्या किया, छूट दिया, 12.5% की छूट दिया। तो बच्चों छूट किस में देगा, मार्क प्राइस में। और छूट दिया कितना, यानी 8 रुपए का अगर सामान है 1 रुपए की छूट देगा, यानी बेचेगा कितने में, 7/8 में। और ये इसका क्या दाम हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। तो अब हमने एसपी अपॉन सीपी देखा, तो ये आपके 35/32, और हमने यहां से देख लिया कि उसको प्रॉफिट कितने परसेंट का हो रहा है। अब बच्चों देखो यहां से ये चीज आ गया। यहां से होता क्या है कि जब हम फ्रैक्शन मेथड से निकालते हैं कोई चीज, होता क्या है कि मोस्टली कभी कभी सवाल फ्रैक्शन में दे देता है डिस्काउंट। जब फ्रैक्शन में दे देता है तो परसेंट 100 से निकालने में क्या होता है, कभी कभी बहुत जटिल हो जाता है सवाल। जैसे मैं इसी सवाल को अभी 100 से भी कराने जा रहा हूँ, आप देखेंगे वहां पर। तो अगर हम फ्रैक्शन मेथड का यूज करते हैं, फ्रैक्शन मेथड हमारी डिजिट को बहुत आसान कर देता है, इसलिए कोशिश ये करिए कि हम सवाल को फ्रैक्शन मेथड से बनाएं। कभी कभी जब होल डिजिट रहती है तो सवाल हमारा उससे बहुत आसानी से आ जाता है। तो अब हमारा ये एक्सपीरियंस निर्भर करता है कि हमने सवालों को कितना लगाया है, और जैसे ही हम सवालों को देखते हैं हमारा माइंड तुरंत क्लिक करता है कि हमको उसके फ्रैक्शन मेथड से जाना है कि परसेंटेज 100 से जाना है इसको। अब देखिए मैं इसी सवाल को 100 से हल करने जा रहा हूं, आप उसको भी देख सकते हैं। जैसे अगर मैं मान लूं कि सीपी मेरा 100 रुपए, सीपी मैंने मान लिया कि 100 रुपए, तो अब मैं इसका मार्क प्राइस कितना परसेंट बढ़ा रहा, 25% दाम बढ़ा रहा है, तो इसका दाम हो जाएगा 125 हो जाएगा। 100 रुपए का सामान है, 25% दाम बढ़ा दिया तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। अब मार्क प्राइस पर छूट दिया उसने, और छूट कितना दिया उसने, 12.5%, यानी 12.5% की छूट दे दी। तो अगर उसका 100% मार्क प्राइस है, उसमें आप 12.5% की छूट दे दोगे, 100 में 12.5 निकाल दोगे, बचेगा कितना, 87.5 बचेगा। यानी मेरा जो सेलिंग प्राइस आएगा यहां से, ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा यहां से, ये हो जाएगा 87.5%। तो जब मैं यहां से सेलिंग प्राइस निकालूंगा तो ये आ जाएगा 125 का 87.5/100, और एक इस डेसिमल को हटाऊंगा, जब इस डेसिमल को हटाऊंगा तो एक जीरो मेरा और नीचे आ जाएगा यहां से। अब इसको काटूंगा, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 5 से फिर काट दूंगा, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25, 5 अट्ठे 40। अब ये आ जाएगा मेरा यहां से 5 पंजे 25, और 17 अपना 85, 86 87, और ये आ गया यहाँ से 8, और ये आ जाएगा मेरा यहाँ से 8 कम 8, 8 9 72, 8 कम 8, और ये आया 8 9 72, 3 आ गया, ये आ गया यहाँ से 3/8। तो बच्चों आप यहाँ से देख रहे हैं कि मेरा सामान कितने रुपए का था, 100 रुपए का था, और मैं इसको बेच कितना रहा हूँ, कितने में रहा हूँ, यहाँ से सामान को मैं बेच रहा हूँ यहाँ से 109 सही 3/8 में इसको बेच रहा हूँ। तो 100 से कितना ज्यादा बेच रहा हूँ, यहाँ से 9 सही 3/8 रुपए में इसको ज्यादा बेच रहा हूँ। अब आप यहाँ एक बात देख रहे होंगे कि ये सवाल यहाँ कैलकुलेशन मुझे कितनी मिल गई, मुझे यहाँ कैलकुलेट करना पड़ा। तो इसी तरह से कभी कभी जब फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाती है, 100 में निकालना पड़ता है, तो वैल्यू क्या हो जाती है, बहुत कैलकुलेटिव हो जाती है, आपको वहां पर मल्टीप्लाई करना पड़ जाता है, और मल्टीप्लाई करेंगे, काटेंगे, तो सवाल क्या होता है, टाइम टेकिंग हो जाता है, आप वहां पर समय को रिड्यूस नहीं कर पाते हैं, चाहे आपकी स्पीड जितनी ज्यादा हो। तो इसलिए कोशिश ये करना चाहिए मोस्टली हम फ्रैक्शन मेथड को यूज करें, और देखें कि हमारी डिजिट किस तरह की आ रही है। अगर कभी कभी बहुत सारे सवाल 100 से बहुत आसानी से बन जाते हैं, 100 मान करके लगाने से बन जाते हैं। तो आपने देखा कि मैंने आपको अगर सीपी 100 माना तो मार्क प्राइस मेरा कितना हो जाएगा, 125, फिर उसने छूट दिया 12.5%, यानी खुद कितना लिया, मार्क प्राइस की 87.5% वैल्यू लिया, तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना आ गया, ये आ गया 109 सही 3/8 आ गया, यानी मुझे प्रॉफिट भी यहाँ से कितना आ जाएगा, मेरा प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा यहाँ से 9 सही 3/8%। तो बच्चों ये आपने देखा पहला सवाल, हमने आपको 2 तरीके बताया। अब हम लेते हैं इसका दूसरा सवाल, देखते हैं इसमें दूसरा सवाल क्या है इसका।
दूसरा सवाल है इसका कि एक विक्रेता अपने सामान का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और नगद लेने पर 5% की छूट देता है, तो बताओ उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। बिल्कुल एज इट इज सवाल है, जैसा आपने पहले नंबर पर देखा उसी तरह का सवाल है, केवल डिजिट का अंतर इसमें किया गया है। अब इसको पहले मैं फ्रैक्शन मेथड से लेता हूँ, फिर आपको परसेंटेज मेथड से बताता हूँ। हमने मान लिया कि इसका जो सीपी है वो सीपी है, क्रय मूल्य इसका सीपी है। उसने इसका दाम कितना बढ़ाया, 20% अधिक किया। आप जानते हैं कि 20% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/5 होती है, यानी अगर मेरा 5 रुपए दाम है उसमें 1 रुपए मैं इंक्रीज कर दूंगा तो ये 6 आ जाएगा, यानी इसका जो सेलिंग प्राइस, इसका जो मार्क प्राइस बनेगा वो बनेगा 6/5, ये इसका मार्क प्राइस बनेगा। अब इसके बाद मैंने इसमें छूट दिया, इसमें डिस्काउंट दिया, और इसमें डिस्काउंट परसेंट है आपका 5%, और 5% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/20 होती है, यानी अगर 20 रुपए का मेरा सामान है, 1 रुपए की मैं छूट दूंगा तो मैं इसको बेच कितने में दूंगा, इसको बेच दूंगा 19/20 में बेच दूंगा, और ये मेरा सेलिंग प्राइस है, जैसे मैंने पीछे बताया। अब मैं यहाँ से SP/CP यहाँ से निकाल दूंगा, तो SP/CP कितना हो जाएगा, यहाँ से काट दें, यहाँ से 2 तिया 6 और ये 10 आ जाएगा, यहाँ से 19 तिया 57, अब बटा कितना हो गया, 50 हो गया। यहाँ से आप यहाँ से देख रहे हैं कि अब मेरा जो सेलिंग प्राइस और जो सीपी है वो आ गया 57 बटा कितना आ गया, 50 आ गया। अब मैं यहाँ से प्रॉफिट परसेंट निकाल सकता हूँ, तो मेरा यहाँ से प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट हुआ 7 रुपए का, 7 गुणे 100 और नीचे आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 50, 50 दूनी 100 हो जाएगा, 7 दूनी 14%। ये मैंने आपको फ्रैक्शन मेथड से बताया। सीपी को सीपी मान लिया, फिर इसका मार्क्सअप किया उसने, 20% मार्क्सअप किया, यानी कितना हो जाएगा, 6/5 होगा। अब इसके बाद इस पर उसने छूट दिया, 20 रुपए का सामान है, 1 रुपए की छूट देगा, यानी बेचेगा कितने में, 19/20 में बेचेगा, और ये इसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो अब यहाँ से हमने एसपी और सीपी का रेशियो निकाल लिया, एसपी सीपी आ जाएगा, तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, ये यहाँ से आप निकाल सकते हैं। अब इसी को हम परसेंटेज मेथड से देखते हैं कि अगर हम इसको परसेंटेज मेथड से लगाएंगे तो फिर किस तरह से बनाएंगे। यहाँ से अब जरा देखिए इसको परसेंटेज मेथड से, अगर मैं सीपी को 100 रुपए मान लूं, सीपी मैंने 100 रुपए मान लिया, मार्क्सअप करता है वो 20%, तो मेरा मार्क्स प्राइस कितना हो जाएगा, 120 रुपए हो जाएगा। अब बच्चों छूट कितना दे रहा है, 5% की डिस्काउंट दे रहा है, यहाँ से डिस्काउंट कितना दे रहा है, यहाँ से 5% दे रहा है, यानी 120 रुपए में 5% का छूट माने 12×5 = 60, 6 रुपए की छूट दे रहा है। यहाँ से 120 रुपए का सामान है, 5% की छूट दे रहा है, तो 12×5 = 60, 6 रुपए की छूट दे, यानी इसको बेच कितने में देगा, 114 रुपए में बेच देगा। तो आपने देखा 100 रुपए का सामान कितने में बेच रहा है, 114 रुपए में, तो बताइए प्रॉफिट परसेंट सीधे से कितना आ जाएगा, ये यहाँ से 14% इसका प्रॉफिट परसेंट है। तो आप देख रहे हैं यहाँ से सवाल बहुत आसान हो गया। तो डिपेंड करता है कि आपकी डिजिट वहां पर किस तरह की दी गई है, और आज के दौर में ज्यादातर आप देखते हैं जो डिजिट दी जाती है वो क्रिटिकल डिजिट दी जाती है, जहां से आप जानबूझ करके आपको फंसाने का प्रयास करता है। लेकिन हमें जब हम फ्रैक्शन मेथड का यूज कर लेते हैं तो वही डिजिट हमारे लिए आसान हो जाती है। तो आप देखिए कि जिस तरह से आपको लगे कि इस तरह से हम आसानी से जा सकते हैं। सवाल मौखिक, अब जैसे ये सवाल था बिल्कुल मौखिक सवाल था, 100 रुपए का सामान है, 120 रुपए दाम अंकित किया, 5% की छूट दिया, तो 120 में 5% निकालेंगे, 12×5 = 60, 6 रुपए की छूट हो गई, यानी 114 में बेच दिया। 100 रुपए का सामान 114 में बेच दिया, प्रॉफिट कितना हो गया, 14%। आपको लगाने ही नहीं पड़ा, सवाल बिल्कुल निकल गया आसानी से। लेते हैं इसका अगला सवाल, तीसरा सवाल। इसने कहा कि एक दुकानदार है, अपने सामान का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक बढ़ाता है और बेचते समय 20% की छूट देता है। यदि वस्तु को बेचने के बाद उसे 48 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ, तो बताइए वस्तु का लागत मूल्य क्या था, यानी उसकी सीपी क्या थी। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ गया। यहाँ से जैसे आपने देखा था, यहाँ से ये जो 14% है, यहाँ पर इसने इसकी वैल्यू दे दिया, इसका मान रुपए में दे दिया। ये सवाल यही है, बिल्कुल एज इट इज है, पर थोड़ा सा उसने चेंजेस कर दिया। तो हम यहाँ से लेते हैं, मैं आपको पहले इसको परसेंटेज मेथड से बता देता हूँ, फिर आपको फ्रैक्शन मेथड से बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम इसको परसेंटेज मेथड से लेते हैं
और परसेंटेज मेथड से कैसे निकालते हैं। आपने देखा कि अगर हम सीपी को 100 रुपए मान लें, सीपी बराबर कितना मान लें, 100 रुपए मान लें, दाम कितना बढ़ाता है 40%, तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। छूट कितना देता है 20% की छूट देता है, हम सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। जब 20% की छूट देगा यानी यहाँ से 80% वैल्यू लेगा, 20% छूट दिया, वैल्यू कितना लेगा 80%, तो 14,140 का 80% कितना 14,112, यानी कितने रुपए में बेच देगा उसको 112 रुपए में वो बेच देगा। यहाँ से तो आपने देखा कि 100 रुपए का जो सामान था अंत में उसने बेचा कितने में 112 रुपए में बेच दिया, यानी ये जो 12 आया ये उसका क्या हुआ प्रॉफिट। इस 12 की जो वैल्यू है एक्चुअल उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है यहाँ से 48 रुपए का। आप देख लेंगे अगर 12 रुपए का प्रॉफिट हो रहा तो सामान कितने का था 100 रुपए का। अगर आपको 48 रुपए का लाभ होगा यानी जितना लाभ हो रहा है उसका 4 गुना, तो सीपी भी कितना होगा 4 गुना हो जाएगा। कुछ निकालने की आवश्यकता नहीं है, अगर हम जाना चाहते हैं तो हम यहाँ से लिख सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ से प्रॉफिट कितना हो रहा है, यहाँ से 12 हो रहा है यहाँ से, और इस 12 की वैल्यू है 12 रेशियो बराबर आपका कितना है 48, तो हम 100 रेशियो की वैल्यू, क्योंकि आपसे सीपी पूछा 100 रेशियो की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से 48 बटा 12 गुणे 100, और ये आपका आ जाएगा 12 चौके 48 यानी 400 रुपए। ये आ गया उसका सीपी बराबर 400 रुपए। यानी ये सवाल आपको सिर्फ इतना लगाना था, ये सब कुछ लगाने की आवश्यकता नहीं थी। आप इस सवाल को बिल्कुल मेंटली कैलकुलेट कर सकते थे। 100 रुपए का सामान है, 140 दाम अंकित किया, 20% की छूट दे यानी 80% लिया, तो 140 का 80% होता है 112 रुपए, यानी 100 रुपए का सामान 112 में बेच रहा, प्रॉफिट कितना हो रहा है 12 रुपए। एक्चुअल प्रॉफिट कितना हो रहा है 48, यानी पहले वाले प्रॉफिट का 4 गुना। तो अगर 4 गुना प्रॉफिट होगा तो सीपी भी 4 गुना होगा। पहले सीपी कितना था 100 रुपए, तो अब कितना हो जाएगा 400 रुपए। तो आपने देखा कि यहाँ से बहुत आसानी से यहाँ पर ये आपका निकल गया। अब इसको हम लेते हैं फ्रैक्शन मेथड से कैसे निकालते हैं, उस चीज को भी हम लोग देख लेते हैं। आप यहां से देख रहे हैं कि सीपी को हमने सीपी मान लिया, 40% अधिक अंकित करता है, तो 40% की जो वैल्यू होती है वो हो जाती है 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, यानी 5 रुपए का सामान है। यहाँ से इंक्रीज कितना दिया 2 इंक्रीज किए, यानी ये हो जाएगा 7/5, ये मार्क प्राइस हो गया। इसके बाद उसने इस पे छूट दिया, और छूट कितना देता है 20% का छूट देता है, डिस्काउंट देता है 20%, और 20% की वैल्यू होती है 1/5, यानी 5 रुपए के सामान में 1 रुपए की छूट देगा, तो सेलिंग प्राइस कितना बनेगा, और ये बराबर एसपी। तो हम यहाँ से एसपी अपॉन सीपी लिख सकते हैं। यहाँ से 7 चौके 28 और 5 पंजे 25। आप देख रहे हैं यहाँ से कि 25 रुपए का सामान 28 रुपए में बेच रहा है, तो उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये 3 रेशियो बराबर किसके हो जाएगा 48 के हो जाएगा। तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 16 आ जाएगा। तो 25 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 रेशियो बराबर आ जाएगा 25 गुणे 16, 16 पंचे 80, 16 दूनी 32 60 40, ये आपका यहाँ से निकल आया 400 रुपए। तो आपने देखा कि फ्रैक्शन मेथड से भी हम इसको बहुत आसानी से जा सकते हैं। तो बच्चों ये था तीसरा सवाल। अगला सवाल लेते हैं चौथा सवाल। चौथा सवाल है आपका, कोई दुकानदार अपनी विज्ञापित कीमत पर 20% की छूट देता है ताकि उसको परिव्यय पर 25% का लाभ हो सके। परिव्यय माने यहाँ कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है, परिव्यय का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, यानी जितना उसने खर्च किया उस पर उसको लाभ हो सके। वह विज्ञापित कीमत रुपए में बताइए जिस पर उसे 6,000 रुपए का लाभ होता। उसने कहा कि एक दुकानदार है, उसने उस सामान को कुछ रुपए में खरीदा, और खरीदने के बाद उसने उस पर एक दाम की चिट लगा दिया, और चिट लगाने के बाद उस पर वो छूट भी दे रहा है, और छूट कितनी दे रहा है 20% की छूट दे रहा है। और छूट देने के बाद वो कितने रुपए का लाभ कमा रहा है 6,000 रुपए का लाभ कमा रहा है। तो कह रहा बताइए वो जो निर्धारित मूल्य था, जो मार्क प्राइस था, वो कितना रुपए था। पूछा है कि वह विज्ञापित कीमत कितना है, यानी जो उसका मार्क प्राइस था वो कितना रुपए था कि छूट देने के बाद उसको 6,000 रुपए का लाभ हुआ। अब बच्चों देखो, इस सवाल को भी हम दो तरीके से जा सकते हैं।
अब इसको हम लेते हैं पहला तरीका, मूल्यवानी तरीका। देखो कैसे ले सकते। आपने देखा कि उसे लाभ कितना हुआ, सवाल में बता रहा है कि 25% का वो लाभ लेना चाहता है छूट देने के बाद, और छूट कितना दे रहा है? 20%। 20% की छूट देकर के जब उसने बेचा तो 25% का लाभ हुआ, और 25% का लाभ हुआ, और इस 25% की वैल्यू कितनी है? 6,000 रुपए। और लाभ निकाला किस पर जाता है? क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। यानी जितना उस वस्तु का सीपी था उसका 1/4 उसको लाभ मिला। उस सामान का, उस विज्ञापित कीमत, विज्ञापित जो मूल्य था, उस सामान की जो सीपी थी उसका 1/4 उसको लाभ हुआ, और 1/4 का मान कितना है? 6,000 रुपए। क्योंकि लाभ हमेशा किस पर कैलकुलेट किया जाता है? क्रय मूल्य पर। तो सीपी का 1/4 भाग 6,000 रुपए है, तो पूरा दाम कितना होगा? 24,000 रुपए। यानी उस सामान जिसमें उसने दाम अंकित किया था उसका सीपी कितना था? 24,000 रुपए। और बच्चों उसने लाभ कितना लिया? 6,000 रुपए। यानी उसको उसने बेचा कितने में? 24 में 6,000 जोड़ देंगे, 30,000 रुपए में बेच दिया। कब? छूट देने के बाद। तो उसने मार्क प्राइस में छूट कितनी दी है? 20% का छूट दे रहा है। 20% की छूट दे रहा है, यानी उसने कितने परसेंट वैल्यू लिया? 80% वैल्यू उसने लिया। ये जो 30,000 रुपए में बेच रहा है उसका सेलिंग प्राइस कितना मिला? सेलिंग प्राइस आपको मिल रहा है 30,000 रुपए। सेलिंग प्राइस आपको मिला, यहां से सेलिंग प्राइस मिला आपको 30,000 रुपए। मार्क प्राइस कुछ था, हमको नहीं पता कितना रुपए था। अब इस पर इसने छूट दिया, मार्क प्राइस पर छूट दिया 20%, यानी वैल्यू कितना लिया? 80% इसने वैल्यू लिया। यहाँ से 20% का छूट दिया, 20% का वो क्या दे रहा है? डिस्काउंट दे रहा है यहाँ से। तो उसने वैल्यू कितनी लिया? 80% उसने वैल्यू लिया। तो आप देख रहे हैं कि मार्क प्राइस की 80% जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? 30,000 रुपए। तो पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी? यानी वो विज्ञापित मूल्य कितना हो जाएगा? 30,000 और बटा कितना हो जाएगा? 80 गुणे 100 हो जाएगा। 20 चौके 80, 20 पंचे 100। यहाँ से हम काट देंगे, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, 7500 गुणा कर लेंगे यहाँ से 500, 500, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, 36 37, यानी 37,500 रुपए उस सामान का विज्ञापित मूल्य था, यानी उसका मार्क प्राइस था। तो बच्चों इस सवाल को हम मूल्यवानी भी निकाल सकते थे, इसको हमें लगाने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसने कहा कि उसे 25% का लाभ हुआ, और जो लाभ हुआ वो लाभ का संख्यात्मक मान कितना? 6,000 रुपए। यानी 1/4 सीपी का 1/4 भाग 6,000 रुपए है, तो पूरा मूल्य कितना हो गया? 24,000 रुपए। यानी जिस सामान पर उसे 6,000 का लाभ हुआ उसका क्रय मूल्य कितना था? 24,000। लाभ कितना लिया? 6,000। यानी बेचा कितने में? 30,000 में। और जब बेचा तो मार्क प्राइस पर छूट दिया था उसने, और कितनी छूट दिया था? 20%। यानी मार्क प्राइस की कौन सी वैल्यू लिया? 80%, और 80% वैल्यू का मान कितना है? 30,000। तो पूरा मूल्य कितना होगा? विज्ञापित कीमत निकल आएगा। तो आप इस सवाल को इस तरह से डायरेक्ट जा सकते थे, बिना लगाए हुए आप इसको जा सकते थे। अब बात आती कि नहीं, हमको अगर लगाने हैं तो हम लगाने वाला तरीका भी आपको यहां से देख लेते हैं। आपने देखा कि उसने मार्क प्राइस पर छूट दिया, और मार्क प्राइस पर छूट कितना दिया? 20%। यानी उसने मार्क प्राइस की कौन सी वैल्यू लिया? 80%। और जब बेचा तो उसे प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हमेशा सीपी पे होता है, और प्रॉफिट उसको कितना हुआ? 25% का, यानी सीपी का 125%। मार्क प्राइस पर उसने 20% की छूट दिया, यानी मार्क प्राइस की 80% वैल्यू लिया, और जब बेचा तो उसे लाभ हुआ, और लाभ हमेशा किस पर होता है? क्रय मूल्य पर होता है। यानी मार्क प्राइस की 80% वैल्यू सीपी के 125% के बराबर होगी। तो अब हम यहां से निकाल सकते हैं मार्क प्राइस और सीपी का रेशियो निकल जाएगा यहाँ से। इसको अगर हम काटते हैं यहाँ से, ये आ जाएगा आपका 125, 5 से काटते हैं यहाँ से, तो यहाँ से आ जाएगा 16, और 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, यानी ये आ जाएगा 25/16। तो जिस सामान का मूल्य 16 रुपए था उस पर उसने जो दाम निर्धारित किया था वो कितना निर्धारित किया था? 25 रुपए। अब बच्चों इसके बाद इसने छूट दिया था, तो छूट हमेशा किस पर दिया जाता है? मार्क प्राइस पर छूट दिया था। और उसने छूट कितना दिया था? छूट दिया था उसने 20%।
20% माने होता है 1/5। तो जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ से 25 रुपए मूल्य है और इसने 20% छूट दिएगा तो 25 का 1/5 यानी कितना होगा, 5 रुपए होगा। अगर हम 20% का निकालेंगे तो 1/5 होता है और 25 का 1/5 होता है, यहाँ से 5 रुपए की छूट दे दिया। या हम सीधे से निकाल सकते थे 25 का 20%, 5 रुपए तब भी आ जाएगा। तो अब 25 रुपए का जो सामान अंकित था, जो मूल्य अंकित था वहां पर, उसमें 5 रुपए की छूट दिया तो सेलिंग प्राइस और सीपी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20/16। 25 रुपए मूल्य अंकित था उस पर छूट दिया उसने, 20% की छूट दिया। 20% माने होता है 1/5 और 1/5 25 का 1/5 यानी 5 रुपए की छूट दे दिया तो बेचेगा कितने में, 20 रुपए में। सीपी कितना, 16 रुपए। तो आप देख रहे हैं यहाँ से उसको प्रॉफिट कितना हुआ, यहाँ से प्रॉफिट का रेशियो कितना आ गया, यहाँ से 4 आ गया यहाँ से। और इस 4 रेशियो की जो वैल्यू है वो आपको यहाँ दिया है 6000। 4 रेशियो की वैल्यू कितनी दिया है, यहाँ से 6000 रुपए दिया है। आपसे किसकी वैल्यू पूछा है, इसकी वैल्यू पूछा है यहाँ से, लेकिन उसका मार्क प्राइस क्या है। तो 4 रेशियो की वैल्यू 6000, तो 25 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 1 रेशियो की वैल्यू निकाल लो, 4 एकम 4, 4 पंचे 20 और ये D00, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ से 15 गुणे 1500 इंटू 25, ये आपको मिल जाएगा 15 पन्ना 75, 15 दूनी 30 37, ये आ जाएगा 37,500 रुपए। उसका क्या जाएगा यहाँ से, ये उसका मार्क प्राइस है, यानी वो निर्धारित मूल्य, विज्ञापित कीमत जो उसने उस पर अंकित किया था। तो बच्चों आपने देखा कि इस सवाल को हमने 2 तरीके बताया, एक मुजबानी तरीका बताया आपको, दूसरा तरीका इस तरह से भी आपको बताया यहाँ से। अब लेते हैं इसका अगला सवाल, लेते हैं अगला सवाल है इसका 5वां सवाल। 5वां सवाल है बच्चों, एक विक्रेता एक किताब का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक निर्धारित करता है, यानी बढ़ा देता है। यानी अगर 100 रुपए का सामान होगा तो 150 रुपए अंकित कर देगा, या 2 रुपए का सामान होगा तो 3 रुपए अंकित कर देगा, तथा बेचते समय 15% की छूट देता है और 15% की छूट देता है। अंत में 165 रुपए का लाभ प्राप्त करता है। तो बताइए किताब का अंकित मूल्य क्या था। तो बच्चों आप यहां से, फिर आपको यहां से दोनों तरीके बताऊंगा, परसेंटेज मेथड भी बताऊंगा और आपको यहां से, आपने देखा कि उसने सीपी और जो एमपी है दोनों के मूल्यों, कह रहा कि जो मार्क प्राइस है वो सीपी से 50% अधिक है। यानी अगर मैं सीपी 200 रुपए मान लूं तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा मेरा, 300 रुपए। क्यों, क्योंकि इसने कहा कि जो मार्क प्राइस है वो सीपी का 50% ज्यादा है। 50% ज्यादा मतलब 150%, 50 या 150, 50 दूनी 100, तो मार्क प्राइस और सीपी का रेशियो क्या जाएगा। ये करने की जरूरत नहीं है, ये तो हम आसानी से निकाल सकते हैं कि 2 का 1.5 गुना कितना होता है। ये 50% बढ़ा देना मतलब क्या होता है, 1.5 गुना हो गया। यानी 100 रुपए का सामान है, 150 दाम कर दिया, मार्क प्राइस कर दिया। तो अगर हम रेशियो निकालेंगे 150 और 100 का तो क्या बनेगा, 3 और 2 का रेशियो बनेगा। यानी अगर हम 200 रुपए सीपी मानेंगे तो मार्क प्राइस कितना आ जाएगा, 300 रुपए आ जाएगा। और उसने कहा कि 15% की छूट देता है। तो अब हमारा यहाँ से सेलिंग प्राइस निकल आएगा। यहाँ से 300 रुपए के सामान में अगर वो 15% का डिस्काउंट देता है, यहाँ से डिस्काउंट देता है यहाँ से, तो कितने रुपए का, 15 के 45 रुपए की छूट देगी। तो बेच कितने में देगा, 255 रुपए में बेच देगा। ये उसका सेलिंग प्राइस आ गया। 200 रुपए अगर सीपी है तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 300 रुपए। बेचते समय छूट कितना दिया, 15%। तो 300 रुपए का 15% निकालेंगे, 45 रुपए आ जाएगा, छूट दे देगा। तो आपको सेलिंग प्राइस कितना बना, 255 रुपए बना। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि 200 रुपए का सामान बेच कितने में रहा है, 255 में। तो प्रॉफिट कितना ले रहा है यहाँ से, 55 रुपए का उसको प्रॉफिट हो रहा है। इस 55 रेशियो का मान कितना है, इस 55 रेशियो का मान दिया हुआ है 165। हमसे पूछा गया अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य का रेशियो कितना है यहाँ, 300 रेशियो। तो 300 रेशियो का मान निकाल लेंगे। यहाँ से ये 3 बार कट जाएगा, 55 3 जा 3 पंजे 15, ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा
300 रेशियो बराबर हो जाएगा 300 इंटू 3 और ये आ जाएगा आपका 900 रुपए। तो आप यहां से कह सकते हैं कि उसका जो मार्क प्राइस आ जाएगा वो आ जाएगा 900 रुपए। तो आपने देखा कि यहां से हमने मार्क प्राइस निकाल लिया। अब देखते हैं इसका अगला सवाल देखते हैं। अच्छा, अगर हम इसको फ्रैक्शन मेथड से भी निकालना चाहते हैं, फ्रैक्शन मेथड से भी निकाल लेंगे। इसका फ्रैक्शन मेथड भी देख लीजिए। इसने कहा कि अंकित मूल्य जो मार्क प्राइस है वो सीपी से 50% ज्यादा है, यानी सीपी का 150% है। तो मार्क प्राइस और जो सीपी का रेशियो बनेगा यहां से बनेगा 150/100 बन जाएगा। ये बन गया। अच्छा, बेचते समय छूट दे रहा है। छूट कितना दे रहा है? 15% की। तो 15% छूट हम यहां से निकाल सकते हैं। इसको हम काट दें। 50 दिया 150 और 50 दूनी 100, या ऐसे रहने दीजिए। ये आ गया यहाँ से 50 दूनी 100 आ गया। तो अब यहाँ पर उसने छूट दे दिया। अब अगर हम यहाँ से मान लेते हैं कि मार्क प्राइस, अब इसमें छूट दे रहा है। यहाँ से छूट कितना दे? यहाँ से रेशियो निकल आ गया आपका 3/2 आ गया। इस पर छूट दिया इसने, छूट दिया 15%। 15% का मतलब होता है 15 दिया 45, यानी आ जाएगा 2.55 इसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। और सीपी कितना आ जाएगा? यहाँ से 2 आ जाएगा यहाँ से। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं SP/CP बराबर 2.55/2 आ गया यहाँ से। अब हम यहाँ से देख सकते हैं, आपको प्रॉफिट सीधा सीधा सा दिख रहा है। यहाँ से प्रॉफिट दिख रहा है 0.55 रेशियो, और ये बराबर है आपका कितना दिया हुआ है यहाँ से 165 रुपए। तो हम यहाँ से, हमको मार्क प्राइस चाहिए, क्या चाहिए इसमें आपको अंकित मूल्य चाहिए, और अंकित मूल्य का यहाँ से रेशियो आपका कितना है 3 रेशियो। तो 3 रेशियो की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से 165 डिवाइडेड बाई 0.55 और इंटू 3 आ जाएगा। यहाँ से डेसिमल हटा देंगे, यहाँ से 100 आ जाएगा। यहाँ से ये डेसिमल हट जाएगा, ये 3 बार कट जाएगा यहाँ से, और ये आ गया आपका 900। तो इस तरह से हम फ्रैक्शन मेथड से भी जा सकते हैं, आपकी जैसे मर्जी आप लगा सकते हैं इसको। अब लेते हैं अगला सवाल, छठवां सवाल लेते हैं। छठा सवाल है, एक विक्रेता एक वस्तु को 5% छूट पर बेचता है, यानी जो भी अंकित मूल्य था उसमें 5% की उसने छूट दिया। यदि वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 12% अधिक मूल्य हो तथा उस वस्तु को 532 रुपए में बेचा हो, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? बहुत आसान है। तो लेते हैं इसका, हमने मान लिया कि इसका जो सीपी है वो सीपी है। इसने दाम बढ़ा दिया, इसका इंक्रीज किया, 12% दाम को इंक्रीज कर रहा है। 12% की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 3/25, तो ये आ जाएगा यहाँ से 28/25। इसके बाद इसने छूट दिया, डिस्काउंट दिया 5%, और 5% की वैल्यू होती है 1/20, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 19/20 हो जाएगा यहाँ से, और बराबर ये हो जाएगा आपका 532 रुपए। तो सीपी बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ से हम इसको काट देंगे, यहाँ से काट देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 से काट देंगे यहाँ से, तो ये आ जाएगा 4 से काट देंगे, 4 7 28, 4 5 20 आ जाएगा यहाँ से। तो ये आ जाएगा 532 गुणे 25 गुणे 5 और बटा हो जाएगा यहाँ से 7 गुणे 19 आ जाएगा। ये कट जाएगा, 19 दूनी 38, यानी ये आ जाएगा 28, 7 चौके 28, 4 बार ये कैंसिल हो गए यहाँ से, 25 चौके 100, और ये कितना जाएगा आपका यहाँ से 500 रुपए। तो आपने देखा कि इसका जो सीपी आएगा वो कितना रुपए आ जाएगा? 500 रुपए आ जाएगा। अब लेते हैं इसका अगला सवाल है, इसका 7वें नंबर का सवाल है इसका। एक विद्युत प्रेस का अंकित मूल्य 690 रुपए है। दुकानदार बेचते समय 10% की छूट देता है तथा 8% का लाभ अर्जित करता है। कह रहा है यदि छूट न दी जाती तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? अंकित मूल्य में पहले कितना छूट दे रहा था? 10% छूट के दे रहा था, और लाभ कितना कमा रहा था? 8% का लाभ कमा रहा था। तो इसको भी हम 2 तरीके से जा सकते हैं। आप देख रहे हैं कि मार्क प्राइस पे छूट दे रहा है, वो 10% की छूट दे रहा है, यानी मार्क प्राइस की वैल्यू कितनी ले रहा है? 90%। मार्क प्राइस की वैल्यू कितना ले रहा है? 90% वैल्यू ले रहा है।
और छूट देने के बाद लाभ कितना कमा रहा है 8%, यानी सीपी का कितना हो जाएगा 108%। क्योंकि लाभ हमेशा किस पर निकाला जाता है, क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। छूट किस पर दिया जाता है, मार्क प्राइस पर। मार्क प्राइस पे छूट कितनी दिया 10%, और 10% जब उसने छूट दिया यानी वैल्यू कितनी लिया 90%, और ये बराबर किसके हो जाएगा सीपी का 108%। तो हम यहाँ से मार्क प्राइस और सीपी का रेशियो निकाल लेंगे यहाँ से। अब इसको अगर हम काट दें तो ये आपका बन जाएगा यहाँ से 6 से कट जाएगा, 6 कम 6 6 पंचे 30, और ये आ जाएगा 6 कम 6 4 48, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, यानी ये बन जाएगा 6/5 का रेशियो बन गया यहाँ से। ये आपका एमपी और सीपी का रेशियो बन गया। अब उसने कहा कि यदि छूट ना दी जाती, यानी जो सामान 5 रुपए का है उस पर दाम कितना लिखा हुआ है 6 रुपए का, अगर हम इसमें छूट नहीं देते यानी 5 रुपए के सामान को 6 रुपए में ही बेच देते तो हमको लाभ कितना होता है 1 रुपए का। तो हम यहाँ से प्रॉफिट परसेंट निकाल लेते, 1/5 गुणे 100, यानी कितना परसेंट का प्रॉफिट होता है यहाँ से 20% का उसको प्रॉफिट मिल जाता। तो आपने देखा यहाँ से कि उसको प्रॉफिट कितना हो गया यहाँ से 20% का। एक तरीका तो ये, एक और बहुत आसान तरीका है। आप देख रहे हैं कि उसने मार्क प्राइस पे पहले छूट कितना दिया था, मार्क प्राइस पर उसने छूट दिया 10%, यानी उसने मार्क प्राइस की कौन सी वैल्यू लिया 90%, और ये 90% वैल्यू बराबर किसके 108% के। कह रहा अगर छूट ना देता यानी पूरे मार्क प्राइस पर ही बेच देता है, यानी कितने परसेंट वैल्यू लेता 100% वैल्यू लेता, दिया जाता 108/90 और इंटू 100 आ जाता। अब हमने इसको 0 से काट दिया, यहाँ से आ गया 9 कम 9 9 दूनी 18, कितना आ गया 120% आ गया। यहाँ से 100 से जितना ऊपर होता है वही उसका प्रॉफिट होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ 100 से कितना ऊपर है 20% ऊपर है, यानी अगर वो मार्क प्राइस पर बेच देगा तो उसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा, यानी उसका प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा यहाँ से कितना 20% का प्रॉफिट आ जाएगा। तो बच्चों लेते हैं अगला क्वेश्चन, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है एक रेडियो के अंकित मूल्य में जब 10% की छूट दी जाती है तो 20% का लाभ प्राप्त होता है। यदि छूट 20% दी जाती तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा। अब देखिए छूट किस पर दी जाती है, मार्क प्राइस पर दी जाती है। तो इसने कहा कि मार्क प्राइस पर पहले छूट कितनी दी गई 10%, तो उसको लाभ कितना हो रहा है 20%, और हम लाभ निकालते किस पर है क्रय मूल्य पर निकालते हैं। छूट किस पर दिया जाता है मार्क प्राइस पर दिया जाता है। तो अब आप जरा देखिए कि जब हमने मार्क प्राइस की जब हमने 90% वैल्यू लिया, 10% हमने छूट कर दिया, तो कह रहा है कि ये बराबर है सीपी के 120%। मार्क प्राइस में इसने छूट दिया 10% की, और कह रहा है कि जो सेलिंग प्राइस हुआ छूट देने के बाद कह रहा है उसको लाभ हो रहा है, और लाभ कितना हो रहा है 20% के बराबर लाभ हो रहा है। तो लाभ निकाला किस पर जाता है सीपी पर निकाला जाता है, यानी मार्क प्राइस की जो 90% वैल्यू है वो सीपी के 120% के बराबर है। तो बच्चों अब आप यहां से देखिए, यहां से हम मार्क प्राइस और सीपी निकाल सकते हैं। एक तरीका तो ये है यहां से कि हम मार्क प्राइस और सीपी निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि आपने देखा, अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, अगर हम यहां से देखें कि उसने मार्क प्राइस पर कितना छूट दिया 10% छूट दिया, यानी मार्क प्राइस की कितनी परसेंट वैल्यू लिया उसने 90% वैल्यू लिया, और ये 90% वैल्यू ये किसके बराबर है 120%। उसने छूट कितना दिया 10%। अब कह रहा है कि अगर वो छूट 20% दे, यानी 10% न देकर के कितना देता 20%, यानी तब मार्क प्राइस की कौन सी वैल्यू लेता वो 80% वैल्यू लेता। तो अब आप जरा देखिए कि अगर हम मार्क प्राइस की 80% वैल्यू लेंगे तो ये कितने प्रतिशत के बराबर होगा, और ये आ जाएगा 120/90 और इंटू कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। यहाँ से इसको 0 0 काट देंगे और ये आ जाएगा आपका 3 3 जा 9, 3 4 जा, और यहां से आ जाएगा 4 8 32, 320 आ जाएगा, और बटा कितना आ जाएगा यहाँ से 3 आ जाएगा। ये आ जाएगा 3 1 कम 3 0, और
3 छंग 18, 2/3 आ गया यहाँ से। तो आपने देखा कि यहाँ पर जब हमने 20% का डिस्काउंट दिया तो हमें प्रॉफिट कितना होगा वो आ गया यहाँ से, ये आया 106 सही 2/3। और आप जानते हैं कि 100 से जितना ऊपर होता है वही उसका प्रॉफिट परसेंट होता है। यानी अगर वो मार्क प्राइस पर 20% की छूट देगा तो उसे प्रॉफिट कितना हो जाएगा, यहाँ से प्रॉफिट परसेंट बराबर आ जाएगा यहाँ से 6 सही 2/3%। एक बार फिर से समझते हैं, उसने मार्क प्राइस पर कितनी छूट दिया, पहले 10%, तो उसे प्रॉफिट कितना हुआ 20% का। इसका मतलब ये हुआ कि मार्क प्राइस की 90% वैल्यू इसके बराबर है 120% की। छूट कितनी दिया 10%। अगर कह रहा है कि हम छूट 20% ले लें, यानी मार्क प्राइस की कौन सी वैल्यू ले लें, 90% वैल्यू ले लें, सॉरी 20% छूट दे यानी 80% वैल्यू ले लें, तो 80% वैल्यू का मान कितना हो जाएगा, ये हमने यहाँ से निकाल लिया, यानी कितना आ गया 106 सही 2/3। और 100 से जितना ऊपर होता है वही हमारा क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट होता है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 6 सही 2/3% प्रॉफिट होगा अगर वो मार्क प्राइस पर 20% की छूट देगा। एक तरीका तो हम यहाँ से इस तरह से जा सकते हैं, और ये सबसे बेस्ट तरीका है। अगर हम इस तरह से लगाते हैं तो हमारा ये बहुत बेस्ट तरीका है यहाँ से। और दूसरा तरीका कैसे जा सकते थे, दूसरा तरीका हम यहाँ से, जैसे आपने देखा कि ये हमने यहाँ से लिखा है, अब यहाँ से क्या मिलता आपको, मार्क प्राइस, और यहाँ से क्या मिल जाता, सीपी मिल जाता, और ये मिल जाता 120/90 आ जाता है। अब कह रहा है कि अगर मार्क प्राइस कितना आ गया 120 आ गया यहाँ से, और सीपी कितना आ गया 90 आ गया। अब कह रहा है कि अगर इस पे वो छूट दे दे, 10% न दे करके 20% छूट देता है, यानी इसकी वैल्यू कितनी लेता, 80% वैल्यू लेता है यहाँ से, तो 12 कितना हो जाता, 96 हो जाता। तब यहाँ से आपका सेलिंग प्राइस और सीपी ये बनता 96/90 आ जाता है, 96/90 आ जाता। तो आप जरा देखिए कि अगर वो 20% छूट दे रहा है, यानी कितना परसेंट वैल्यू ले रहा है, यहाँ पर अगर 20% का छूट देगा, 20% का डिस्काउंट देगा, तो यहाँ से वैल्यू कितना लेगा 80%, और उस 80% वैल्यू का मान कितना है यहाँ से, यह आ जाएगा 12/96। अब आप देखिए कि अगर वो 20% छूट देगा, सीपी आपका 90 है, सेलिंग प्राइस आपका 96 है, तो उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 6 का प्रॉफिट हो रहा है। तो अब हम यहाँ से प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे, और ये आ जाएगा 6/90, और इंटू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहाँ से ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, और ये आ जाएगा आपका 20/3, यानी आ जाएगा 6 सही 2/3%। तो आप वो जो पहले तरीका मैंने बताया वो बहुत बढ़िया तरीका है। आप देखेंगे कि 2 से 3 सेकंड में आपका सवाल का आंसर आपका वहां से मिल जाएगा। तो बच्चों ये था आपका 8वां सवाल। अब लेते हैं 9वां सवाल। अब देखिए 9वां सवाल आपका क्या कहता है। 9वां सवाल इसने कहा कि एक विक्रेता अपनी वस्तु को क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है। एक विक्रेता है, जो मार्क्स प्राइस है वो क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है, और वस्तु को बेचते समय उसमें कुछ प्रतिशत की छूट देता है और उसे बेच देता है, और इस प्रकार से उसे 1% की हानि होती है। बताइए छूट की दर प्रतिशत क्या है। तो बच्चों इसको हम दोनों तरीके से लगा सकते हैं। पहले अगर हम इसको 100 लेकर के चलें कि अगर हमारा सीपी 100 रुपए है, अगर सीपी हमारा 100 रुपए है तो मार्क प्राइस कितना होगा, इसने कै परसेंट बढ़ाया 10% बढ़ाया, यानी कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा। और इसने इसके बाद इसको बेच दिया, कितने परसेंट का छूट दिया ये हमको नहीं पता है, यहाँ पर कितने परसेंट की छूट दी है इसी को हमें निकालना है यहाँ से। और इसने कहा कि जब उसको बेचा तो उसे कह रहा है लॉस हुआ, और लॉस कितना हुआ 1% का लॉस हुआ। तो हमारा सीपी कितना था 100 रुपए, और जब हम इसको 1% लॉस पर बेचेंगे, 1% का लॉस होगा, तो यानी यहाँ कितने रुपए की हानि हो जाएगी, 1 रुपए की हानि हो जाएगी। तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 99 रुपए आ जाएगा। तो अब आप देखिए इसका अंकित मूल्य कितना था 110 रुपए, और इसको हम बेच कितने में रहे हैं 99 रुपए में, यानी हमने छूट कितने की दिया
आप खुद देख सकते हैं यहाँ से 99 और 100 11 रुपए की हमने छूट दे दिया, यहाँ से 11 रुपए की हमने यहाँ से छूट दे दिया। तो अब हम यहाँ से डिस्काउंट परसेंट निकाल लेंगे। डिस्काउंट परसेंट बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा डिस्काउंट 110 रुपए मार्क प्राइस से 99 में सिर्फ सोल्ड कर रहे हैं, यानी 11 रुपए की हमने छूट दिया, तो आ जाएगा 11/110 गुणे 100, 11×110 10 × 100 आ जाएगा, और ये छूट आ जाएगी आपकी 10%। इसने कहा कि एक विक्रेता है अपने सामान का जो अंकित मूल्य है क्रय मूल्य से 10% बढ़ा देता है, यानी अगर 100 रुपए क्रय मूल्य होगा तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 110 रुपए हो गया। इसके बाद उसने कुछ छूट दे करके उसको बेच दिया, और बेचने के बाद उसको पता चला कि उसे 1% की हानि हुई, यानी 100 रुपए में खरीदा था, जब बेचा तो 1% का लॉस हुआ, तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 99 रुपए, और इसका मार्क प्राइस कितना है, 110 रुपए है। 110 का सामान हमने 99 में बेचा, तो हमें कितने रुपए का हमने छूट दिया, उसको 11 रुपए की छूट दे दिया, तो हमारा डिस्काउंट परसेंट यहाँ से निकल आया। तो इस तरह से आपने देखा कि हम इसे 100 मान के भी निकाल सकते हैं, और दूसरा तरीका भी है, आप उसको निकाल सकते हैं। अब चलिए देखते हैं 10वां सवाल, देखते हैं इसका 10वां सवाल क्या कहता है। 10वां सवाल कहता है कि आनंद ने एक वस्तु का अंकित मूल्य 50% अधिक अंकित करता है, यानी जितने में खरीदा था, यानी जो उसकी कॉस्ट थी उससे 50% ज्यादा अंकित करता है, यानी अगर 100 रुपए का सामान होगा तो 150 रुपए उसका मार्क प्राइस अंकित करेगा। इसके बाद उसको 20% की छूट दे करके वो बालाजी को, यानी किसी दूसरे व्यक्ति को जो जिसका नाम है बालाजी, उसको बेच देता है। और बालाजी को बेचने के बाद बालाजी ने क्या किया, उसे जितने रुपए में खरीदा उससे 20 रुपए अधिक में बेच देता है। आनंद ने बालाजी को बेचा, बालाजी ने जितने में खरीदा उससे 20 रुपया बढ़ा करके बालाजी ने उसको बेच दिया, और कह रहा है कि उसका जो विक्रय मूल्य प्राप्त हुआ वो कह रहा है कि जो उसका वास्तविक क्रय मूल्य था, यानी जितने में आनंद ने खरीदा था उससे उसका जो सेलिंग प्राइस है उसका 30% ज्यादा है। अब जरा समझते हैं इस सवाल को। इसने कहा कि आनंद ने, अगर हम बात करें, आनंद ने अगर इसको 100 रुपए में खरीदा तो इसका मार्क प्राइस कितना रखेगा, 50% बढ़ा देता है, यानी 150 रुपए हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करता है, आनंद इसको बेचता है बालाजी को, तो हम यहां से जब बालाजी को बेचेगा तो हम लिखेंगे सीपी ऑफ बालाजी, सीपी ऑफ बाला। अब इसने छूट कितना दिया था, इसको छूट दिया था इसने 20% की छूट दिया, 20% की इसने छूट दिया, यहाँ से डिस्काउंट दे दिया। यहाँ से जब 20% की डिस्काउंट देगा यानी कितनी परसेंट वैल्यू लेगा, 80% वैल्यू लेगा, यानी आनंद बालाजी को बेच देगा 15/8 120, यानी 120 रुपए में बेच देगा। ये बालाजी का क्या है, यानी आनंद का सेलिंग प्राइस विल बी कॉस्ट प्राइस ऑफ बालाजी, बालाजी ने उसको 120 रुपए में खरीदा। अब इसके बाद इसने कहा कि जब बालाजी ने उसको बेचा, बालाजी ने जब उसको बेचा तो कह रहा उसने जितने में खरीदा था उससे 20 रुपए बढ़ा करके उसको बेच दिया, और कह रहा कि जो सेलिंग प्राइस उसको मिला वो सेलिंग प्राइस जो आनंद का कॉस्ट प्राइस था उससे 30% अधिक था, इससे 30% इसका दाम क्या था, अधिक था, ये 30% मोर था, यानी कितना आ जाएगा, 130 आ जाएगा। तो कह रहा है बताइए बालाजी का लाभ प्रतिशत क्या होगा। सीधा सीधा से दिख रहा है, आप देख रहे हैं बालाजी का कॉस्ट प्राइस कितना है, 120 रुपए, उसको बेच कितने में रहा है, 130 रुपए में, तो बालाजी का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, यहाँ से 10 रुपए का प्रॉफिट हो गया, यहाँ से इसका प्रॉफिट आ गया 10, तो हम यहाँ से प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे, प्रॉफिट परसेंट बराबर आ जाएगा 10/120 गुणे 100, 0 0 कैंसिल हो गया, 4 से काट देंगे 25 आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा 3×8 = 8 सही 1/3% का प्रॉफिट हो जाएगा, या हम इसको कह सकते हैं कि 8.33% बालाजी को
लाभ प्राप्त होगा। इस सवाल को आप चाहें तो मौखिक निकाल सकते हैं। एक बार फिर से समझिए, आनंद ने एक वस्तु को जितने में खरीदा, खरीदने के बाद उसका दाम 50% बढ़ा दिया, यानी अगर वो 100 रुपए में खरीदा तो उसका मार्क प्राइस कितना होगा, 150 रुपए। इसके बाद आनंद ने उसको बालाजी को बेचा, तो आनंद का सेलिंग प्राइस और बालाजी का कॉस्ट प्राइस दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। और आनंद ने बालाजी को बेचा कितने परसेंट की छूट दे करके, 20% की छूट दिया, यानी आनंद ने कितनी वैल्यू लिया मार्क प्राइस की, 80%, यानी 120 रुपए आया यहाँ से। तो आपने देखा कि बालाजी ने उसे खरीदा कितने में, 120 रुपए में। इसके बाद फिर क्या हुआ, अब बालाजी ने उसे 20 रुपए, जितने में खरीदा था उससे 20 रुपए बढ़ा करके उसको बेच दिया। अब ये जो दाम है ये एक्चुअल दाम नहीं है, ये तो हम 100 मान करके जब चल रहे हैं तब यहाँ से ये बात निकल करके आ रही है। अब उसने 20 रुपए बढ़ा दिया, 20 रुपए बढ़ाने के बाद जो उसका सेलिंग प्राइस आया, उसने कहा कि जो आनंद का कॉस्ट प्राइस था उससे 30% ज्यादा था, यानी कितना हो जाएगा, 130 रुपए आ गया। तो आप देख रहे हैं यहाँ से कि 120 बालाजी का कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस कितना है, 130 रुपए। उसको प्रॉफिट कितना हुआ, 10 रुपए का, तो प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा, 8.33%। ये बालाजी का प्रॉफिट परसेंट है। ये तो हमने आपको 100 से बताया। अगर आप इसको फ्रैक्शन मेथड से जाना चाहते हैं तो फ्रैक्शन मेथड से भी आप जा सकते हैं, वहां से भी यही बात निकल करके आपके आएगी। लेकिन ये सबसे बढ़िया तरीका होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ से ये मुश्किल से 10 से 15 सेकंड में आपका आंसर निकल जाएगा यहाँ से। अब लेते हैं इसका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 11। एक व्यापारी एक कलाई घड़ी को 450 रुपए में खरीदा तथा इसका एक निश्चित मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है कि इसमें 10% की छूट देने के बाद भी उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है। ज्ञात कीजिए इसका नया निर्धारित मूल्य क्या है। अब आप देखिए यहाँ से, एक व्यापारी एक कलाई घड़ी को 450 रुपए में खरीदा, इसके बाद इसका एक मूल्य निर्धारित करता है, यानी उसमें मार्क प्राइस लगा देता है अपना, और इसके बाद उसने छूट देता है। और छूट देने के बाद जब उसको बेचा तो उसे 20% का लाभ प्राप्त हुआ। हमने मान लिया कि जो उसका निर्धारित मूल्य था, हमने मान लिया लेट द MP बी रुपीज। हमने मान लिया, या तो आप इसको ऐसा भी मान सकते हैं, हमने मान लिया मार्क प्राइस को, हमने मार्क प्राइस ही मान लिया कि घड़ी का जो मार्क प्राइस है वो MP है, हमने ये मान लिया यहाँ से घड़ी का मार्क प्राइस कितना है, MP है। और इसने मार्क प्राइस में छूट दिया, मार्क प्राइस में छूट कितना दे रहा है, मार्क प्राइस में छूट दे रहा है 10% की छूट दे रहा है, यानी मार्क प्राइस की कौन सी वैल्यू ले रहा है, 90% वैल्यू ले रहा है। और जब उसने बेचा तो उसको लाभ कितना हुआ, 20% का लाभ हुआ, यानी ये हो जाएगा CP का 120%। इसने कहा कि एक व्यापारी ने एक रिस्ट वॉच को खरीदा, और खरीदने के बाद, खरीदा कितने में, 450 रुपए में खरीदा, और खरीदने के बाद उसने उसका बढ़ा करके एक दाम निश्चित किया, मार्क प्राइस डिसाइड किया, और उसको मार्क प्राइस को हमने मान लिया कि जो दाम अंकित किया वो MP है। इसके बाद क्या किया, उसने 10% की छूट दिया, यानी मार्क प्राइस की कौन सी वैल्यू खुद लेता है, 90% वैल्यू लेता है। इसके बाद जब उसने बेचा तो कह रहा है उसको लाभ हुआ, और लाभ कितना हुआ, उसको 20% का लाभ हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि उसके द्वारा निर्धारित जो मार्क प्राइस है उसकी 90% वैल्यू कॉस्ट प्राइस के कितने परसेंट के बराबर हो जाएगी, 120% के बराबर हो जाएगी। तो यहां से हमारा मार्क प्राइस और CP का रेशियो निकल आएगा, और ये आ जाएगा आपका 120/90। अब इसने कहा कि इसका जो कलाई का क्रय मूल्य है वो कितना दिया हुआ, 450 रुपए दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से
ये 90 रेशियो की जो वैल्यू दिया है वो कितना दिया है, 450 दिया है। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 5 आ जाएगी। तो 120 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120 गुणे 5, और ये कितना आ जाएगा, 600। यानी उस कलाई घड़ी का जो व्यापारी ने दाम अंकित किया वो कितने रुपए था, 600 रुपए था। तो इस प्रकार से देखा कि ये आपका सवाल कितना आसानी से आपका यहां से बन गया। यहां से तो ये था आपका 11वां सवाल। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसने कहा कि एक दुकानदार अपने एक वस्तु के अंकित मूल्य में 10% की छूट देता है, यानी जो भी दाम निर्धारित था उस पे 10% की वो छूट देता है, और इसके बाद छूट दिए हुए मूल्य में 8% का बिक्री कर लगाता है। बिक्री कर लगाने का मतलब होता है कि उसमें 8, जब छूट, जैसे मान लीजिए कि अगर हमारा कोई सामान है 100 रुपए का, और 100 रुपए का सामान में हमने 10% की छूट दे दिया, मार्क प्राइस 100 रुपए, 10% की छूट दे दिया, तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना आएगा, 90 रुपए आया। अब 90 रुपए में अगर मैं बिक्री कर लगा दूं, 10 रुपए का बिक्री कर लगा दूं, यानी मैं फिर उसको कितने में बेच दूंगा, 100 रुपए में बेच दूंगा। या मैं बिक्री कर 8 रुपए लगा दूं तो मैं कितने में बेच दूंगा, 98 में बेच दूंगा। बिक्री कर का मतलब ये होता है उसका दाम बढ़ा देना, क्योंकि बिक्री कर हमेशा डिस्काउंटेड प्राइस पर ही लगता है, मोस्टली डिस्काउंटेड प्राइस पर लगता है, जो कि दुकानदार को देना पड़ता है, और वो दुकानदार किससे लेता है, कस्टमर से लेता है। तो अब इसने कहा कि छूट दिए हुए मूल्य पर 8% का बिक्री कर लगाया जाता है। यदि बिक्री कर लगाने के बाद वस्तु का विक्रय मूल्य 3,402 रुपए हो तो बताइए वस्तु का अंकित मूल्य क्या था। अब चलिए देखते हैं, ये भी सवाल आपका एक सिंगल लाइन में बने। अगर हमने मान लिया कि उस वस्तु का मार्क प्राइस था MP, उस वस्तु का दाम कितना था, मार्क प्राइस कितना था MP, और इसमें दुकानदार छूट कितना देता है, 10% की। 10% का मतलब आप जानते हैं कि 10% का मतलब होता है 1/10, यानी अगर 10 रुपए का सामान है तो उसमें छूट कितना देगा, 1 रुपए की छूट देगा, यानी बेचेगा कितने में, 9/10 में। तो ये इसका सेलिंग प्राइस आ गया। अब इस डिस्काउंटेड प्राइस पर फिर क्या किया उसने, 8% का बिक्री कर लगाता है। तो 8% की जो वैल्यू आ जाएगी, 4 दूनी 8 और 25, ये इसने बिक्री कर लगा दिया। यानी अगर 25 रुपए का सामान है तो उसमें 2 रुपए का वो क्या लगा देता है, टैक्स लगा देगा। यानी बेचेगा कितने में, 27/4 दूनी 8, 25 चौके 100, ये हो जाएगा आपका 27/25। ये आ गया उसका अंतिम सेलिंग प्राइस आफ्टर इंक्लूडिंग सेल टैक्स। मार्क प्राइस में छूट दिया 10% की, तो ये आपका इसका सेलिंग प्राइस आया। अब इस सेलिंग प्राइस में उसने टैक्स लगाया, 8% का टैक्स लगाया। 8% की वैल्यू आप देख रहे हैं कितना ना, 2/25, यानी अगर 25 रुपए का सामान होगा 2 रुपए बढ़ा के बेचेगा, यानी कितने बेच देगा, 27/25। ये उसका टैक्स लगाने के बाद अंतिम सेलिंग प्राइस आया, और ये बराबर किसके है, आपके दिया हुआ है 3,402 रुपए। तो अब यहां से हम उसका निकाल लेंगे कि अंकित मूल्य कितना था, इसको हम काट लेंगे। नौ 27, और पहले हम इसको 3 से काट लेते हैं, 3 3 जा 9, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 3 9 और 3 चौके 12। फिर ये कटेगा 3 3 9, 3 7 21, फिर 3 से कट जाएगा, 3 3 9, 2 11, 3 7 21 और 3 8 24। अब ये कट जाएगा, 9 चौके 36, 9 से कट जाएगा, 9 3 27, 9 चौके 36, 9 दूनी 18, 3 एक कम 3 और 3 चौके 12। अब ये आपका मार्क प्राइस आ जाएगा 250 गुणे 14, और ये आ जाएगा 1400, 14 पंचे 70 और 14 दूनी 28, 8 7 25, यानी ये आ जाएगा आपका 3500। तो आपने देखा कि यहां से इसका जो मार्क प्राइस आएगा वो कितना जाएगा, 35 रुपए।
एक बार इसको फिर से समझते हैं। इसने कहा कि एक दुकानदार है, उसने अपने मार्क प्राइस पर छूट देता है। छूट कितना देता है? 10% की छूट देता है। और छूट देने के बाद जो मूल्य आया, यानी जो सेलिंग प्राइस आया, उस पर उसने 8% का टैक्स लगाया। टैक्स लगाया यानी उसका दाम बढ़ा दिया 8%। 8% बढ़ाने के बाद ये उसका अंतिम सेलिंग प्राइस आ गया, और अंतिम सेलिंग प्राइस आपको दिया है 3,402 रुपए। तो हम यहाँ से मार्क प्राइस की वैल्यू निकाल लेंगे और ये आ जाएगा आपका 3500 रुपए आ जाएगा। तो ये था बच्चों आपका 11वां सवाल। अब देखते हैं, 12वां सवाल था। अब इसका अगला सवाल है 13वां सवाल। 13वां प्रश्न यहां से कहता है ये, एक विक्रेता अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर कुछ सामान खरीदता है। यानी जो दाम था उसमें, जो भी दाम पड़ा हुआ था उस पर उसने 20% की छूट देता है। यदि वह 20% की छूट देकर 25% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसका अंकित मूल्य वास्तविक अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को खरीदा जिसमें कुछ दाम पड़ा हुआ था, यानी उसमें मार्क प्राइस था। उसने उसे 20% छूट दे करके खरीद लिया। खरीदने के बाद उसने क्या किया, अपना एक नया दाम वहां पर मार्क प्राइस की चिट लगाता है, और उस पर वो 20%, यदि 20% की छूट देकर, अब इसके बाद उसने क्या किया, 20% की वो खुद छूट देता है, और बेचने के बाद उसे लाभ होता है 25% का लाभ होता है। कह रहा है बताइए, उसने जो खरीदने के बाद जो उसने दाम निर्धारित किया, जो अंकित मूल्य निर्धारित किया, वो जो पहले वाला अंकित मूल्य था उससे कितने प्रतिशत अधिक था। उसका अंकित मूल्य वास्तविक अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक था। तो अब आप जरा देखिए इसको, अगर हम ये मान लें कि जो उसने खरीदा जब वस्तु को, उस समय उसका अंकित मूल्य, पहला वाला अंकित मूल्य, हमने इसको MP1 मान लिया। पहला वाला अंकित मूल्य कितना मान लिया, MP1 मान लिया। इसने छूट कितना लिया था, 20% की छूट लिया था। 20% का मतलब होता है 1/5, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 4/5। ये आ गया उसका कॉस्ट प्राइस आ गया। जो दाम निर्धारित था उस पर छूट लिया 20% की, तो उसने खरीदा कितने में, 4/5 उसका क्रय मूल्य आया। इसके बाद उसने क्या किया, उस पर एक दाम अंकित कर दिया। उस दाम को हटा करके उसने एक नया दाम अंकित किया। ये क्या है, उसकी कॉस्ट आ गई। अब जब उसने बेचा तो उसको लाभ कितना हुआ, 25% का लाभ। 25% माने होता है 1/4, यानी 4 रुपए का सामान होगा, 1 रुपए का प्रॉफिट लेगा, तो इसको बेचेगा कितने में, 5/4। ये आया उसका अंतिम सेलिंग प्राइस आ गया। पहले उसने सामान अंकित मूल्य में छूट लिया, छूट लेने के बाद उसको बेचा और एक दाम निर्धारित करके उसको बेच दिया, और बेचने पर उसको लाभ कितना हुआ, 25%। तो ये तो आया उसका कॉस्ट प्राइस। यहां से यहां तक उसका क्या, कॉस्ट प्राइस। बेचने पर उसे 25% लाभ हुआ, यानी यहां से 5/4 हो जाएगा। ये उसका अंतिम सेलिंग प्राइस आ गया 25% लाभ पर। अब हमने मान लिया कि उसने जो दूसरा दाम अंकित किया वो MP2 था, और उसने खुद छूट कितना दिया, खुद 20% की अपना भी छूट निर्धारित करता है, यानी इसको कितने में बेचता है, 4/5 में उसको बेच देता है। तो अब आप यहां से देखिए, ये पहले वाला निर्धारित मूल्य, जब उसने खरीदा वस्तु को, उस पर छूट लिया, फिर उसके बाद उसने प्रॉफिट भी लिया बेचने पर, और उसने जो दाम अंकित किया था उस पर उसने 20% की छूट दी, यानी उसको बेचा कितने में, 4/5 मूल्य पर बेच दिया। तो अब आप बच्चों यहां से देखेंगे कि ये आपका यहां से सीधा कट जा रहा है, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो MP1/MP2 ये बराबर आ जाएगा 4/5। यानी पहले वाला जो निर्धारित अंकित मूल्य था और ये बाद वाला जो निर्धारित अंकित मूल्य था, इन दोनों के बीच में क्या रेशियो, 4:5 का। यानी अगर पहले वाला अंकित मूल्य 4 रुपए है तो दूसरा वाला अंकित मूल्य कितना है, 5 रुपए। यानी कितना ज्यादा है उससे, 1 रुपए ज्यादा है।
इसका मतलब ये है कि जो दूसरा अंकित मूल्य है पहले वाले अंकित मूल्य से कितना ज्यादा हो जाएगा, यहां से ये इंक्रीज परसेंट इसमें आ जाएगा 1/4 गुणे 100, तो ये आ जाएगा आपका 25%। यानी बाद वाला जो अंकित मूल्य है पहले वाले अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत ज्यादा है, 25% ज्यादा है। यानी खरीदने के बाद, छूट देने के बाद उसने उस वस्तु का जो अंकित मूल्य निर्धारित किया अपने क्रय मूल्य से 25% ज्यादा निर्धारित किया। तो आपने देखा कि इस सवाल को हम कैसे एक सिंगल लाइन में हल कर सकते हैं। अगर हम इसको 100 रुपए से लेकर के हल करें, 100 रुपए लेकर के भी हम इसको हल कर सकते हैं। जैसे अगर आप इसको देखिए यहां से, अगर हम ये मान लें कि पहले उसका मार्क प्राइस था 100 रुपए, पहले मार्क प्राइस था कितना, 100 रुपए, उसने 20% छूट पर खरीदा, तो यहां से 20% जब छूट देंगे, यहां पर 20% का डिस्काउंट देंगे, तो आप देखेंगे यहां से इसका सीपी कितना आ जाएगा, सीपी आ जाएगा 80। और इसके बाद इस सामान का उसने एक दाम निर्धारित किया, यहां से दाम निर्धारित किया, खरीदने के बाद 80 रुपए में खरीदा, इसके बाद इसने इसका एक दाम निर्धारित किया, मान लेते हैं ये MP1 हो गया। और जब इसको बेचा तो उसको कह रहा है लाभ हो रहा है, और लाभ कितना हो रहा है, उसको लाभ हो रहा है 25%, यानी इसका जो सेलिंग प्राइस आ जाएगा ये आया 25% का प्रॉफिट पर उसने बेच दिया। 25% प्रॉफिट का मतलब होता है 1/4, यानी जितनी कॉस्ट है उसका 1/4, तो 80 का 1/4 कितना हो जाएगा, 20 रुपए, यानी 20 रुपए का उसने क्या किया, यहां से प्रॉफिट लिया, तो कितने में बेच देगा इसको, 100 रुपए में बेच देगा यहां से। तो अब आप जरा देखिए कि ये जो इसका लास्ट सेलिंग प्राइस है, अब इसने छूट कितना दिया था, इस पर इसने छूट दिया था, इस पर छूट दिया था इसने 20% की छूट दिया था, इस प्राइस पर कितना छूट दिया था इसने, 20% की इसने छूट दिया। 20% की छूट देने का मतलब ये हुआ कि यानी इस मार्क प्राइस का 20% कितना होता है, 1/5, 1/5। तो आप इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मार्क प्राइस है यानी 20% छूट देगा, यानी ये जो वैल्यू है इस मार्क प्राइस की कितने परसेंट वैल्यू है, ये 80% वैल्यू है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 80% वैल्यू, मार्क प्राइस की 80% वैल्यू 100 है, तो 100% वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से आप यहां से निकाल सकते हैं, 100/80 × 100 हो जाएगा, 20 चौके 80, 20 पंचे 100, यहां से आ जाएगा आपका 25, यानी कितना आ जाएगा 125। तो ये वाला जो हमारा मार्क प्राइस है वो कितना आ जाएगा, 125 रुपए आ जाएगा। यानी बाद वाला जो निर्धारित अंकित मूल्य है वो कितना हो गया, 125, और पहले वाला कितना था मार्क प्राइस, 100 रुपए। तो आप मुझे बताइए कि जो दूसरा वाला मार्क प्राइस है पहले वाले मार्क प्राइस से कै परसेंट अधिक है, 25% अधिक है। एक बार फिर से देखिए, मार्क प्राइस अगर 100 रुपए है, 20% की छूट देगा, यानी खरीदेगा कितने में, 80 रुपए में। 80 रुपए में खरीदने के बाद उसको बेच दिया, उसने एक दाम निर्धारित किया, दाम कितना निर्धारित किया, हमने मान लिया कि वो दाम कितना था, MP1 था। अब इसको उसने बेचा, जब बेचा तो उसको लाभ कितना हुआ, 25% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी जो उसका सीपी है उसका 1/4 लाभ ले रहा है, 1/4 यानी कितना हो जाएगा, 80 का 1/4 20 रुपए लाभ होगा, यानी बेच कितने में देगा, 100 रुपए में। और मार्क प्राइस में छूट कितना दे रहा है, 20% का डिस्काउंट दे रहा है, यहाँ से 20% डिस्काउंट, यानी खुद कितना वैल्यू ले रहा है, 80%, और 80% वैल्यू कितनी है, 100, तो पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 125, यानी मार्क प्राइस कितना आ जाएगा, 125 रुपए आ जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि इसे हम 100 से भी निकाल सकते हैं, और इसको हम जो दूसरा तरीका फ्रैक्शन मेथड है उससे भी इसको निकाल सकते हैं। तो ये था आपका 13वां सवाल। अब लेते हैं इसका 14वां सवाल। 14 सवाल था इसका, एक विक्रेता अंकित मूल्य में 20% की छूट देता है। एक विक्रेता अंकित मूल्य में 20% की छूट देता है, इसके बावजूद भी वह 25% का लाभ प्राप्त करता है। यदि इसे अंकित मूल्य पर ही बेच दिया जाता
तो कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त होता है। मार्क प्राइस में पहले कितना छूट दे रहा है, 20% की छूट दे रहा है, यानी मार्क प्राइस की कौन सी वैल्यू ले रहा है, 80% वैल्यू ले रहा है। और जब मार्क प्राइस में 20% की छूट दिया तो उसे प्रॉफिट कितना हुआ, 25% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी ये किसके बराबर है, 125%। मार्क प्राइस की 80% वैल्यू सीपी के 125% के बराबर है। कह रहा कि अगर वो छूट ना देता, यानी मार्क प्राइस पर भी बेच देता, यानी 100% वैल्यू पर अगर आप यहां से देखें तो 100% वैल्यू कितनी हो जाएगी, 125/80 इंटू 100 हो जाएगा, 20 चौके 80, 20 25 100, और ये आ जाएगा आपका 5 पंजे 25 और 12 चौक 48, 49 50, और ये आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। और 100 से ये जितना भी ज्यादा हो जाएगा, 1 मिनट, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 1 5, 625 आ जाएगा। और ये आपका आ जाएगा यहाँ से 4 1 4 और 2 आया, 4 पंचे 20, 4 6 24, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो ये आ गया आपका 156.25%। आप उसने कहा, एक बार फिर से समझते हैं कि एक विक्रेता अंकित मूल्य में 20% की छूट देता है, यानी मार्क प्राइस की कितनी वैल्यू लेता है, 80%। और जब 80% वैल्यू लेता है तब भी कह रहा है उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट होता है, 25% का प्रॉफिट होता है। यानी मार्क प्राइस की जो 80% वैल्यू है वो सीपी के कितने परसेंट के बराबर है, 125% के वैल्यू के बराबर है। यहाँ से कहना कि अगर वो मार्क प्राइस पर ही बेच देता तो कितने परसेंट का उसे प्रॉफिट होता है, यानी अगर मार्क प्राइस की पूरी वैल्यू लेता और उसी पर बेचता, यानी 100% वैल्यू किसके बराबर आ गई, ये आ गई यहाँ से 156.25%। तो अगर वो यहाँ से बेचता तो आप जानते हैं कि 100 से जितना भी ऊपर होता है वो क्या होता है, उसका प्रॉफिट होता है, यानी यहाँ पर उसका प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा 56.25%। अब अगर हम इसको फ्रैक्शन मेथड से लगाना चाहते हैं तो हम इसको फ्रैक्शन मेथड से भी लगा सकते हैं। जैसे इसने कहा कि मार्क प्राइस की 80% वैल्यू ये है आपके सीपी के 125। तो आप यहां से मार्क प्राइस और ये सीपी है, यहां से ये आ जाएगा 125/80 हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि अगर 80 रुपए का सामान, इसका मार्क प्राइस कितना है, 125 रुपए। 80 रुपए का सामान है, अगर छूट नहीं देगा तो 125 रुपए में बेच देगा। इसका मतलब ये हुआ कि उसको प्रॉफिट कितना होगा, 45 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ से प्रॉफिट परसेंट बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 45/80 और गुणे 100, 20 चौके 80, 20 पंचे 100, 5 पंजे 25, 5 चौके 20, 2 22, और बटा कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा यहाँ से। तो ये आ जाएगा 4 पंचे 20, 4 6 24, ये आ गया आपका 56.25% इसका प्रॉफिट आ गया। तो आप यहां से भी जा सकते हैं, मार्क प्राइस की 80% वैल्यू सीपी का 125% के बराबर है। यहाँ से मार्क प्राइस और सीपी का रेशियो निकल आया। कह रहा कि अगर जो सामान 80 रुपए का है, मार्क प्राइस 125 रुपए, अगर छूट नहीं देगा तो कितने बेच देगा, 125 में बेच देगा। प्रॉफिट कितना होगा, सीधा सा आपका आंसर आ गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इसने कहा कि एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% की छूट देता है। यदि वह 7% की छूट देता तो उसे 15 रुपए पहले से कम लाभ प्राप्त होता। जाहिर सी बात है, जब छूट आप ज्यादा देंगे तो दुकानदार का प्रॉफिट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। पहले वो छूट कितना देता था, 5%, अब कितना दे रहा है, 7%। छूट किस पर दिया जाता है, छूट दिया जाता है मार्क प्राइस पर। तो अब जरा देखिए, पहले उसको मार्क प्राइस की कितनी वैल्यू मिलती थी, मार्क प्राइस का पहले उसको कितना मिलता था, मार्क प्राइस को पहले 95% वैल्यू मिलती थी। अब मार्क प्राइस की कितनी परसेंट वैल्यू मिलेगी, उसने छूट दिया 7% की, तो यानी 93% वैल्यू मिलेगी। इससे डिफरेंस कितने का आ गया, 15 रुपए का। यहाँ पर क्या आ गया, ये डिफरेंस आ गया, यहाँ से ये आपका यहाँ से डिफरेंस आ गया। पहले मार्क प्राइस की 95% वैल्यू ले रहा था, अब मार्क प्राइस की 93% वैल्यू, यानी उसकी कम वैल्यू ले रहा है, यानी उसको क्या मिलेगा,
उसका जो प्रॉफिट हो जाएगा वो कम हो जाएगा। तो आप जरा देखिए दोनों के बीच में कितने परसेंट का डिफरेंस है, 2% का। तो मार्क प्राइस की 2% जो वैल्यू है ये बराबर किसके हो जाएगा, 15 के हो जाएगा। यहाँ से 250 आ जाएगा, 15 पन्ना 75 हो जाएगा। तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 750 रुपए आ जाएगा। आपसे ये पूछा गया है कि बताइए उसका मार्क प्राइस क्या होगा। और ये सवाल लगाने की भी आवश्यकता नहीं, आप इसको डायरेक्ट जा सकते थे। पहले मार्क प्राइस की 95% वैल्यू ले रहा था, यानी छूट कितना दे रहा था, 5%। जब हम छूट ज्यादा देंगे तो निश्चित तौर से प्रॉफिट मार्जिन क्या हो जाएगा, हमारा कम हो जाएगा। और कितने रुपए हमारा प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, 7 रुपए का। पहले ले रहा था मार्क प्राइस की 95%, बाद में कितनी वैल्यू ले रहा है, 93% वैल्यू ले रहा है। तो डिफरेंस क्या परसेंट का आया, 2% का। तो 2% की वैल्यू कितनी है, 2% बराबर कितना है, 15 रुपए। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 15/2 गुणे 100 आ जाएगा। यहाँ से 50 आ गया, 15 पन्ना 75 हो गया, 750 रुपए। यानी ये सवाल सीधा सा ऐसे आप जा सकते हैं, कोई हमें इसमें ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया। तो बच्चों ये थे आपका पहला पार्ट, डिस्काउंट का पहला पार्ट, यानी सिंगल डिस्काउंट के बारे में मैंने आपको बताया। अब डिस्काउंट को हमने 3 पार्टों में डिवाइड किया है, सिंगल डिस्काउंट, इसके बाद सक्सेसिव डिस्काउंट, इसके बाद हमने देखा है कि प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स में आपके ट्रू डिस्काउंट के भी बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं है। तो बच्चों इसको हम 3 स्टेप में बनाएंगे, 3 वीडियो आपको मिलेंगे। आज पहला वीडियो आपको मिल गया, ये सिंगल डिस्काउंट का था। अब जो मेरा अगला वीडियो आएगा वो सक्सेसिव डिस्काउंट का होगा। सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद फिर मैं आपको ट्रू डिस्काउंट बताऊंगा, क्योंकि ट्रू डिस्काउंट के भी बहुत सारे सवाल पूछे गए, मेंस में भी पूछा गया, प्री में भी पूछा गया, और इसमें बच्चों को जानकारी नहीं है कि एक्चुअलिटी क्या है। इसमें थोड़ा सा कुछ चीजें डिफरेंट होती हैं, इसीलिए मैंने इसको 3 पार्ट में बनाने का निश्चय किया है, और आपको दूसरा और तीसरा अगले वीडियो क्रम से मिलेंगे। तो बच्चों मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।